पिछले एपिसोड में हमने देखा जुनहो शैडो ब्रदर्स के साथ एक रेड में जाता है, जहाँ जुनहो को पहले से ही पता था कि शैडो ब्रदर्स फिंड्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पहले तो जुनहो और शैडो ब्रदर्स ये तीनों मिलकर उस ड्रैगन का सामना करने का प्लान बनाते हैं, बट तभी अचानक जुनहो वहाँ से गायब हो जाता है और उस ड्रैगन को शैडो ब्रदर्स से लड़ना पड़ता है, जिससे लड़ते वक्त शैडो ब्रदर्स क्लियरली हार रहे थे। पर जुनहो टेम्पेस्ट का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन को एक ही शॉट में नॉक डाउन कर देता है। एंड क्योंकि अब शैडो ब्रदर्स ने जुनहो की डार्कनेस एबिलिटी, फ्रोजन एबिलिटी एंड इवन टेम्पेस्ट को भी देख लिया था और वो दोनों मिलकर फिंड के साथ काम भी कर रहे थे, तो इसी वजह से जुनहो डिसाइड करता है कि उसे इन दोनों को मारना पड़ेगा। और क्योंकि उसने पहले से ही उस ड्रैगन को नॉक डाउन कर लिया था, तो अब उसे किसी चारे की जरूरत भी नहीं थी। इसी वजह से वो शैडो ब्रदर्स को मार डालता है और इसी के साथ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब आगे वो ड्रैगन काफी जख्मी हालत में था और इससे पहले कि वो संभल पाए, जुनहो डिसाइड करता है कि उसे उस ड्रैगन को मार देना चाहिए, जिसके लिए वो उस ड्रैगन के पास जाता है और उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। बट वो देखकर काफी हैरान होता है कि वो ड्रैगन उसे घूर रहा है, बट जुनहो ज्यादा सोचता नहीं और डार्कनेस की मदद से उस ड्रैगन को मार डालता है, जिसके मरने के बाद जुनहो के सिस्टम पर कई मैसेजेस आने लगते हैं, बट वो उन्हें चेक भी नहीं करता क्योंकि फिलहाल वो अपनी एक एबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहता था। वो एबिलिटी जो कि मरे हुए लोगों को यादों में झांकने में मदद करती है, यानी कि कन्फेशन ऑफ द डेड। जुनहो कन्फेशन ऑफ द डेड का इस्तेमाल करता है विंसेंट पर, जिसके बाद वो विंसेंट की मेमोरीज अपने पास रख लेता है, जो कि उसके सिस्टम विंडो पर एक मूवी की तरह प्ले होने लगती है। जुनहो रिसेंट की मेमोरीज को चेकआउट करता है क्योंकि जो कुछ भी गड़बड़ है शायद रिसेंट में हुआ होगा, और तभी उसे कई मेमोरीज दिखने लगती है जहाँ पर वो दोनों शैडो ब्रदर्स पैसे के लिए लोगों को मार रहे थे, जो देखकर जुनहो को भी यकीन नहीं हो रहा था। इसी वजह से वो उन मेमोरीज को क्लोज करता है और सर्च करता है फिंड एसोसिएशन से जुड़ी हुई मेमोरीज को, जहाँ पर उसे एक शॉप दिखाई देती है जिम्स क्लीनर्स नाम की। जब शैडो ब्रदर्स उस शॉप के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक बंदा दिखता है जो कहता है ये एक ऑर्डर है कि ईस्टर्न सी गेट वाले में जो रूकी प्लेयर एंटर हो रहा है, यानी कि कोरिया एसोसिएशन का, उसे तुम दोनों ज्वाइन कर लो। बट क्योंकि शैडो ब्रदर्स हाल ही में होने वाले लास वेगस के ऑक्शन के लिए तैयारी कर रहे थे, इसी वजह से वो नहीं जाना चाहते थे, जिसपे वो बंदा बताता है कि इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं बस एक मैसेंजर हूँ। जुनहो बाकी की मेमोरीज को चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे शैडो ब्रदर्स के सामने एक बंदा दिखता है जो कहता है ओके तो तुम दोनों भाई हो, तुम्हारी आंखों में जो डर है वो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मैं तुम दोनों को सेकंड ग्रेड आइटम में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें ताकत दूंगा। पर जैसे ही जुनहो उस बंदे का चेहरा देखने वाला होता है, अचानक से उसकी एबिलिटी यानी कि कन्फेशन ऑफ द डेड वाली स्किल काम करना बंद कर देती है, क्योंकि वो अभी काफी लोअर लेवल पर थी, जिसकी वजह से जुनहो उन मेमोरीज को पूरा क्लियरली नहीं देख पा रहा था। जुनहो समझ जाता है कि अगर उसे और भी यादों को देखना है तो उसे अपनी स्किल को और भी अपग्रेड करना होगा, पर अभी वो उन यादों को नहीं देख सकता। पर तभी उसकी नजर ड्रैगन पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि ये ड्रैगन भी काफी मिस्टीरियस था, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, और इसी वजह से जुनहो कन्फेशन ऑफ द डेथ स्किल का उस ड्रैगन पर भी इस्तेमाल करता है और कहता है चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम किस प्रकार के बीइंग थे। जब जुनहो उन मेमोरीज में देखता है तो उसे एक मोंग दिखता है, जहाँ वो मोंग कहता है तीनों राज्यों को खत्म हुए 5 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, तो क्या महाराज ये जानते हैं कि लोग हमारे बारे में बातें कैसे करते हैं? वो कितनी अच्छी बातें करते हैं कि हमारा राज्य कितना शांतिपूर्ण है। जिस पर वो महाराज, जिसका नाम मुनमु होता है, वो कहता है क्या तुमने कभी उस ड्रैगन के बारे में सुना है जो कि हमारे राज्य को हमेशा प्रोटेक्ट करता है? मेरी हालत अब पहले से काफी खराब हो चुकी है, मैंने अपनी जिंदगी काफी ऐसो आराम में बिताई, तो अगर मैं कभी मरता हूँ तो मैं यही चाहूंगा कि मेरी अस्थियों को इन समुद्र में ही विसर्जित कर दिया जाए, ताकि मैं यहाँ का वो गार्जियन बनूं जो कि अपने राज्य की रक्षा करेगा। और तब जाके हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये डंजन पहले एक राज्य हुआ करता था, जो कि अब सिर्फ एक टापू बन के रह गया। जुनहो जब इन यादों को देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने गलती से ही सही पर अपने एक एंसेस्टर को मार दिया था जो कि इस राज्य की रक्षा कर रहा था। इसी वजह से जुनहो वहाँ पर बैठ जाता है और प्रेयर करते हुए कहता है ये जगह अब सुरक्षित हाथों में है, तो आप आराम कीजिए। जिसके बाद उस ड्रैगन के अंदर से एक सोल निकलती है और आसमान की तरफ बढ़ते हुए कहती है तुमने मेरे लिए प्रार्थना की, इसके लिए शुक्रिया। और तभी सिस्टम विंडो पर आता है कि तुमने फॉरगॉटन ड्रैगन आइलैंड के मिशन को कंप्लीट कर लिया है और तुम्हें एक नया टाइटल भी मिला है। जुनहो काफी हैरान था क्योंकि उसे पता नहीं था कि इस क्वेस्ट के अंदर एक हिडन क्वेस्ट भी है, जिसके लिए उसे रिवॉर्ड मिला है फ्लोट ऑफ द टाइडल ब्रेथ का। डंजन से बाहर सबको ये पता चल जाता है कि ये रेड सक्सेसफुल हुई, बट शायद इसमें शैडो ब्रदर्स मारे गए। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि शैडो ब्रदर्स सच में मारे गए। वही कुछ रिपोर्टर्स बात भी कर रहे थे कि भले ही तुम्हारा करियर कितना भी महान रहा हो, पर मौत एक अटूट सत्य है, तो वो कभी भी आ सकती है। जुनहो स्टेज पर आता है और सबको बताना शुरू करता है, जहाँ वो कहता है वो कारण जिसकी वजह से मैं उस डंजन से अकेले ही बाहर आया वो ये है कि इन सब में मेरी ही गलती थी। हम इस गेट के अंदर खो गए थे, और यही नहीं बल्कि हम खोए भी थे तो गेट के बहुत ज्यादा अंदर, जिसके बाद हम बाहर आने का रास्ता भी नहीं जानते थे। और जब तक मुझे पता चला कि अंदर एक भूल भुलैया भी है जिसमें कि मैं भटक गया हूँ, तब तक शैडो ब्रदर्स उस बैटल में मारे जा चुके थे। अगर मैं थोड़ी सी जल्दी करता तो शायद वो बच जाते। मैं कभी भी उनको भूल नहीं सकता, उनकी ये कुर्बानी कभी जाया नहीं जाएगी। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि
कि जुनहो के इस कॉन्फ्रेंस को कार्ल साइनर भी सुन रहा था, जो कि काफी भड़का हुआ था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद भी जुनहो बार बार बच जा रहा था। वहीं एक बंदा शैडो से ही कहता है लास वेगस में जो ऑक्शन होने वाला है उसका क्या करना है। कार्ल साइनर कहता है वो मैं ही था जिसने शैडो ब्रदर्स को जुनहो के पीछे भेजा था, तो मुझे अब अपनी अगली चाल के लिए भी तैयार रहना चाहिए, भले कुछ भी हो जाए। और वैसे सेकंड फ्लोर पर जो वॉच डॉग्स हैं क्या वो बाहर नहीं आने वाले? जिसपे वो बंदा कहता है हाँ मुझे सुपीरियर्स ने बताया है कि उन्हें बाहर आना ही पड़ेगा क्योंकि अब फर्स्ट फ्लोर पर रहना उनके लिए काइंड ऑफ वेस्टेज है। कार्ल साइनर कहता है फिर तो इस ऑक्शन में उन्हें ही भेज दो। जिसपे वो बंदा कहता है पर हायर अप्स ने तो पहले ही कुछ दूसरा करने के लिए कहा है। जिसपे कार्ल साइनर कहता है कहीं तुम भूल तो नहीं रहे, फिंड एसोसिएशन कभी भी कुछ नहीं देखती, उनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट से, तो हमें कैसे भी करके इस ऑक्शन वाले मिशन को सक्सेसफुल करना होगा। इसीलिए उन सभी वॉच डॉग्स को लास वेगस के ऑक्शन की तरफ भेज दो। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं जुन्नो को, जिसके पास पहले से ही कई सारी पर्सनल कमीशन रिक्वेस्ट आई पड़ी थी। जुन्नो कहता है सियोन क्या तुमने इन सभी को अरेंज नहीं किया? इस पे सियोन यही कहती है कि मैंने किया था। जुन्नो पूछता है तो फिर आखिरकार इतने सारे रिक्वेस्ट मेरे सामने क्यों है? इस पे सियोन बताती है वो ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने ईस्टर्न सी गेट को क्लियर किया। जुन्नो कहता है मैंने तो सबको पहले ही कह दिया था कि मैंने नहीं किया, मैं तो बहुत मुश्किल से कर पाया, मैंने तो बस हल्की सी मदद की थी। सियोन बताती है पर रिपोर्टर्स ने ऐसा नहीं बताया, रिपोर्टर्स के मुताबिक प्लेयर्स का लक भी एक स्किल होती है। और एक मिनट तुम्हारे ये बाल इतने लंबे क्यों हैं? पहले तो तुम्हें अपने बालों को सही करना पड़ेगा। जिसके बाद सियोन कुछ टॉप प्लेयर्स को दिखाती है जिनका करियर काफी अच्छा चल रहा है और कहती है इनका करियर अभी तुमसे तो अच्छा नहीं चल रहा है, बट फिर भी देखो ये लोग कितने अच्छे लुक को मेंटेन कर रहे हैं। सियोन जुनहो को एक सैलून का कार्ड देती है और कहती है पहले जाओ यहाँ से अपने बाल कटवा लो। वहीं जुनहो को खुद के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि पहले वो मास्क पहनता था, इसी वजह से उसे इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना पड़ता था, बट अब वो ऐसा नहीं कर सकता। जुनहो कहता है ठीक है फिर मैं सैलून में चला जाऊंगा, तुम भी अब घर जा सकती हो। जो सुन के सियोन काफी खुश होती है और वहाँ से जाते हुए कहती है अपने बालों के बारे में भूलना मत। वही जुनहो सोचता है क्या सच में मेरे बाल इतने बड़े हो चुके हैं? खैर लगता है सैलून में जाना ही पड़ेगा, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है। जुनहो जब सैलून की तरफ बढ़ रहा होता है तो यही सोच रहा था कि जब वो इंस्पेक्टर था तो उसके लिए चीजें कितनी अच्छी थी, मतलब वो जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था क्योंकि दुनिया उसे उस मास्क के जरिए जानती थी, किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। पर अब अगर वो ऐसे खुलेआम घूमता रहेगा तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते रहेंगे क्योंकि अब पूरी दुनिया ये जानती है कि सीईओ जुनहो कौन है। जुनहो पहले जाता है एक मानवा गैलरी नाम की शॉप में और वहाँ से एक मानवा को पिक करता है पढ़ने के लिए। जिस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि उसे बस एक अच्छी जगह चाहिए जहाँ पर वो ये मानवा पढ़ते पढ़ते रामेन खा सकता है। जुनहो को वहाँ पर एक लड़की दिखती है जो कि नोवेल पढ़ते वक्त रामेन खा रही थी और इस वक्त वो यही सोच रही थी क्या एक नोवेल के लिए ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, मतलब सालों बाद ये अपने टीचर से एक अनजान जगह पर मिल रहे हैं। खैर नोवेल है पढ़ ही लेती हूँ। जुनहो कहता है सेक्रेटरी सियोन एक मिनट तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अचानक ये सुन के सियोन काफी हैरान रह जाती है एंड देन वो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं जहाँ सियोन बार बार जुनहो को घूरे जा रही थी क्योंकि बेसिकली वो एक रोमांटिक बुक पढ़ रही थी और जुनहो ने उसे देख लिया था। जुनहो कहता है तुम अगर मुझे ऐसे घूरती रहोगी फिर भी मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। जिसपे सियोन कहती है देखो मैं एक एडल्ट हूँ और ऐसी किताबें पढ़ना कोई गलत बात नहीं है, वैसे भी हमारे एंसेस्टर्स यही कहते थे कि किताबों में ही पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। जुनहो कहता है हाँ मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम गलत हो, मैं तो बस ये बोल रहा था कि तुम जिस किताब के अंदर यूनिवर्स का ज्ञान ढूंढ रही हो वो किताब एक बहुत ही पुराने प्लेयर के ऊपर लिखी गई है। सियोन कहती है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे ये बताओ कि तुम क्या पढ़ रहे हो? जिसपे जुनहो कहता है वेल मैं तो इस वक्त एक मानवा पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है द हीलिंग कंसोल प्रीस्ट ऑफ द सन। सियोन कहती है अच्छा जरा मुझे दिखाना तो। और जब सियोन उस मानवा को रीड करती है तो वो यही कहती है कि मैं जो नॉवेल पढ़ रही थी ये भी तो उसी की तरह है। एंड देन उनकी कन्वर्सेशन ऐसी चलती रहती है और समय बीतता चला जाता है जिसके काफी समय बाद जुनहो उस मानवा को रीड करके खत्म कर देता है। वहीं सियोन भी उस नॉवेल को पढ़ चुकी होती है। जुनहो कहता है सच बताऊं तो ये काफी सरप्राइजिंग था, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें नॉवेल्स और मानवास पढ़ना इतना पसंद है। जिसपे सियोन यही कहती है हाँ मैं वन ऑफ द इलाइट्स में से एक हूँ, पर सच बताऊं तो मुझे ये जगह काफी पसंद है। सभी लोगों को लगता है कि नॉवेल्स काफी बोरिंग होती हैं, बट सच बताऊं तो मुझे ये काफी पसंद है। अगर मेरा बस चले तो मैं यहाँ पर बैठकर दिन भर किताबें ही पढ़ती रहूं। और मुझे ऑनलाइन किताबें पढ़ने का भी पसंद नहीं है क्योंकि मुझे असली किताबों के पन्ने पलटने में काफी मजा आता है। जुन्नो कहता है हाँ ये तो है, वैसे भी इन किताबों की स्मेल काफी अच्छी होती है। सियोन उन पेजेस की स्मेल को फील कर रही थी बट तभी अचानक उसे रियलाइज होता है कि काफी लेट हो चुका है। जुन्नो पूछता है कि क्या मैं कोई टैक्सी बुलाऊं? सियोन बताती है नहीं कोई बात नहीं, मैं पास ही में रहती हूँ। जिसके बाद सियोन वहाँ से चली जाती है। जुन्नो सोचता है चलो अब कल मुलाकात होगी तुमसे। सच बताऊं तो तुम काफी हार्ड वर्किंग हो, मुझे भी सेम करना चाहिए। एसोसिएशन में जुन्नो स्टेट में जाना चाहता था जहाँ डेको पूछता है कहीं तुम शैडो ब्रदर्स के फ्यूनरल में तो नहीं जाना चाहते? जुन्नो कहता है अरे मुझे क्या पड़ी उनके फ्यूनरल की, मैं नहीं जाने वाला वहाँ पे। जिस पे डेको पूछता है तो फिर क्यों जाना चाहते हो तुम वहाँ पर? जुन्नो बताता है वेल मुझे वहाँ पर फ्रेंड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। डेको पूछता है कि कौन सी जगह है वो? जिसपे जुन्नो कहता है ये एक सीक्रेट है, मैं अकेला जाऊंगा। डेको कहता है मुझे फिक्र हो रही है। जिसपे जुन्नो पूछता है किसकी फिक्र हो रही है तुम्हें? डेको कहता है अरे तुम्हारी फिक्र क्यों होगी, मुझे उन
फिंड्स की फिक्र हो रही है। मुझे फिक्र हो रही है कि कहीं तुम उन्हें जानकारी निकलवाने से पहले मार ना दो। जुनहो कहता है फिक्र मत करो, मैं सतर्क रहूंगा, मारूंगा तो मैं उन्हें, बट जानकारी निकलवाने के बाद। वैसे मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से वो फिंड ज्यादा बिग शॉट तो नहीं लग रहा है, बट देखते हैं। वो तो बस एक मैसेंजर की तरह लग रहा था। डेको कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, और हाँ अगर कोई मदद की जरूरत हो तो बिना झिझके बताना। जिसपे जुन्हो अपने सिस्टम विंडोज में से कुछ बोन्स को निकालता और कहता है मुझे हमेशा तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। ये ड्रैगन बोन्स ईस्टर्न सी गेट से मिले हैं। इसमें से आधा तुम जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर लो और बाकी का क्यों नोया को दे देना ताकि वो इससे एक स्वॉर्ड बना सके। डेको कहता है ठीक है मैं उससे कांटेक्ट कर लूंगा। क्या तुम्हें कुछ और बताना उसे, लाइक उस स्वॉर्ड की लेंथ और उसका वेट? जुन्हो कहता है नहीं कुछ खास नहीं, बस उससे ये कह देना कि जैसा पिछली बार बनाया था वैसा ही इस बार भी बने। डेको कहता है कल वो बंदा 100 साल का हो जाएगा, तुम्हें सच में लगता है कि उसे याद होगा? जुन्हो कहता है ठीक है फिर उसे बता देना कि अगर उसकी याददाश्त कमजोर हो रही है तो वो रिटायर हो जाए। रात में जुन्हो काफी थका हुआ था और जब वो सोने जा रहा था तब वो सियोन को मैसेज करता है एक टिकट के अरेंजमेंट के लिए जो कि उसे लास वेगस तक ले जा सके, वो भी कल ही। जिसके लिए सियोन कहती है फिक्र मत करो मैं कर दूंगी। जुन्हो अपने इन्वेंट्री से फ्लूट ऑफ टाइडल ब्रेथ को निकालता है और उसे पता चलता है कि इसे सिर्फ 3 ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद ये खुद ही तबाह हो जाएगी। पर जुन्हो बस क्यूरियस था कि आखिरकार ये फ्लूट कितनी पावरफुल है। जुन्हो सोचता है मुझे एक नया टाइटल भी मिला जिसकी वजह से मेरे स्टैट्स काफी बढ़ चुके हैं। अगर स्टार्टिंग के प्लेयर्स के हिसाब से देखा जाए तो मैं काफी हाई लेवल पर हूँ। अभी मैं पहले जैसा तो नहीं बन पाया बट मेरा मैजिक स्टैट काफी बेटर है। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो मैं जल्द ही स्वॉर्ड ऑरा का यूज कर पाऊंगा, उस ऑरा को जिसके लिए तुम्हें मैजिक की कॉम्प्लेक्सिटी को काफी बेहतर ढंग से समझना पड़ता है और उसे सीखना पड़ता है। तो अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो शायद मुझे पिछली बार सीखने में जितना टाइम लगा था इस बार उससे कम लगे। और एक बार अगर मैंने स्वॉर्ड ऑरा को सीख लिया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे सेकंड फ्लोर पर कोई प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बाद मुझे सब कुछ थर्ड फ्लोर के लिए छोड़ना होगा ताकि मैं अपने स्वॉर्ड ऑरा और अपनी ताकत को थर्ड फ्लोर के लिए काफी बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकूं। पर अगर अभी के मुकाबले देखा जाए तो इस वक्त के जो 9 हेवंस है मैं उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलने के काबिल हूँ या नहीं। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता कि 25 सालों बाद यहाँ के टॉप प्लेयर्स कितने ताकतवर हो गए होंगे और साथ में ही 25 सालों बाद फिंड्स मेरे लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ा कर सकते हैं। वेल ये सब जानने के लिए मैं काफी उत्सुक हूँ। लास वेगस में जहाँ पर गैम्बलिंग और प्लेजर 24/7 अवेलेबल रहता है, इसी वजह से इस शहर को पापियों का शहर कहा जाता है, जहाँ पर अभी तक जुन्हो पहुँच चुका है। जुन्हो कहता है मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग गया यहाँ पर आने में। बैठे बैठे तो हालत खराब हो गई मेरी। सच बताऊं तो इस वक्त अगर सकाया जिंदा होती तो हम सीधे टेलीपोर्ट कर जाते, कितनी मेहनत बचती मेरी। जुन्हो अपने चारों तरफ नजर फेरने लगता है जहाँ हर कोई खुद में ही मगन था। वही जुन्हो की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर बताया गया था ऑक्शन के बारे में। जुन्हो जब देखता है तो उसे पता चलता है कि ऑलमोस्ट हर एक कंट्री के सेलिब्रिटीज इस ऑक्शन में आने वाले हैं। बट क्योंकि जुन्हो को इन सभी ऑक्शन से कुछ लेना देना है नहीं, इसी वजह से वो जिम्स क्लीनर्स नाम की उस शॉप की तलाश में आगे बढ़ पड़ता है। जिम्स क्लीनर्स नाम की शॉप में वो मैसेंजर जिसने शैडो ब्रदर्स को वो ऑर्डर दिया था वो काफी भड़का हुआ था क्योंकि उसका एसी वर्क नहीं कर रहा था। वो बंदा कहता है कुछ भी सही नहीं हो रहा है, शैडो ब्रदर्स फेल हो गए और अब ये कंडीशनर भी काम नहीं कर रहा और साथ में ही वो वॉच डॉग्स, अब उन्हें भी मुझे झेलना पड़ेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे अपनी जिंदगी में उन्हें देखना पड़ेगा। वही एक और बंदा होता है जो कहता है क्या तुम पहले उनसे मिल चुके हो? जिस पे वो मैसेंजर कहता है मुझे इतना पता है कि काफी समय हो गया है जब तक उन लोगों ने कोई खून नहीं किया, पर आखिरी बार उन्होंने मेरे बॉस को मार दिया था। वो दोनों काफी टेंशन में थे क्योंकि दोबारा उनका सामना वॉच डॉग से होने वाला था। बट तभी गेट ओपन होता है और हम वहाँ पर देखते हैं वॉच डॉग्स को, जिसमें से लड़की बोलती है ये कैसा मजाक है, आखिर यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है, क्या तुम सबको मरना है? जिसपे वो मैसेंजर सॉरी बोलने लगता है। वो लड़की काफी भड़के हुए कहती है मुझे जल्दी से बताओ कि ऑर्डर क्या है। एंड देन वो उस ऑर्डर को कलेक्ट करती है जिसे पढ़ने के बाद वो कहती है ये देखो आखिरकार हमारा असाइनमेंट बदल ही गया। एक बंदा कहता है मुझे यकीन नहीं होता, तो क्या इसका मतलब हम सेकंड फ्लोर पर नहीं जा रहे? जिसपे वो लड़की कहती है अगर यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। बॉस अब हमें क्या करना है? वो हमसे बोल रहे हैं कि हमें उस चीज की चोरी करनी पड़ेगी, जबकि कार्ल साइनर तो हमारा सुपीरियर भी नहीं है, तो हमें उसके ऑर्डर को मानने की जरूरत ही क्या है? उनका बॉस उस ऑर्डर को लेता है और उसे जलाते हुए कहता है क्या और भी कोई ऑर्डर दिया गया है? जिसके बाद वो मैसेंजर ना बोल देता है, जो सुनने के बाद वॉच डॉग्स वहाँ से चले जाते हैं। वो मैसेंजर काफी डरा हुआ था। वही वो बंदा पूछता है क्या यही लोग वॉच डॉग थे? सच बताओ तो ये काफी डरावने थे, बट उनका वो लीडर जो था वो काफी अच्छा बंदा लगा मेरे को। मैसेंजर कहता है तुम अंधे हो क्या? वो बंदा कहता है आखिर तुम मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हो? जिसपे मैसेंजर कहता है मैं एक ही बार बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। वो लोग जो कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर माने जाते हैं उन्हें 9 हेवंस का नाम दिया जाता है और ये 9 हेवंस 9 स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स हैं और उन वॉच डॉग्स का वो लीडर जिसका नाम अर्मा था वो उन्हीं 9 हेवंस में से एक का स्टूडेंट और हमारा एक एग्जीक्यूटिव रह चुका है। और ये वही मेज अर्मा है जिसने 6 महीने पहले तुर्की में कत्ले आम मचा दिया था। और अफवाह तो ये है कि वॉच डॉग्स में 5 मेंबर्स हैं, पर क्योंकि इसे बाकी के 2 पसंद नहीं आए थे इसी वजह से इसने अपने दोनों साथियों को मार
डाला। वो दोनों वैसे भी काफी डरे हुए थे और तभी अचानक गेट ओपन होता है, जिसपे मैसेंजर कहता है, अबे तुमने डरा दिया हमें, तुम मतलब यहाँ पर हमारे एयर कंडीशनर को ठीक करने के लिए आए हो ना, वैसे इतनी देरी कैसे हो गई, मुझे लगा तुम मर वर गए। जुनहो कहता है, एयर कंडीशनर, वेल मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और तभी जुनहो फ्रोस्ट एबिलिटी का यूज करते हुए वहाँ के एनवायरनमेंट को काफी कोल्ड कर देता है। मैसेंजर कहता है, तो इसका मतलब तुम प्लेयर हो, तुम्हें अब रुक जाना चाहिए, वैसे भी ठंड काफी बढ़ती जा रही है। जुनहो कहता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, मैं यहाँ पर कोई मजाक करने के लिए नहीं आया, बेवकूफ फेंट्स, तो शांति से मरो। जुनहो बहुत ही आसानी से उन दोनों को मार डालता है, जिसके बाद वहाँ पर सिर्फ खून के छींटे बचे होते हैं, जिसे अब वो अपनी डार्कनेस की मदद से छिपा रहा था। जुन्नो ने उनसे पहले ही इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी, इसीलिए उसे पता था कि वॉच डॉग्स यहाँ पर आ चुके हैं। इसी वजह से वो पहले कॉल करता है ड्योको को और कहता है, मुझे पता है इस वक्त सुबह के 2 बज रहे हैं, पर मुझे एक फेवर चाहिए। ड्योको कहता है, क्या तुम खतरे में हो? जुन्नो कहता है, ना ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए, बट हाँ मुझे फेवर ये चाहिए कि मुझे लास वेगस के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, पर क्योंकि मैं बिना किसी इन्विटेशन के नहीं जा सकता, तो क्या तुम मेरे लिए एक इन्विटेशन ला सकते हो? ड्योको कहता है, मैं कोरियन प्लेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हें क्या लगता है इतनी छोटी सी चीज मेरे लिए कौन सी बड़ी बात होगी? फिक्र मत करो, मैं अरेंज करवा दूंगा, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस होटल में रुके हो उसका नाम और उसका रूम नंबर क्या है। सुबह में जुन्नो उसी होटल में जाता है जहाँ पर वो ऑक्शन होने वाला था, और वो एक दिन पहले आया था क्योंकि वो हर एक चीज को काफी बारीकी से परखना चाहता था, जिसकी वजह से उससे कोई गलती ना हो। जुन्नो इस वक्त एक सूट को भी इग्नोर करना चाहता था जो कि उसे ड्योको ने भेजा था, जो सूट इस वक्त क्वीन सिल्क वॉर्म के सिल्क से बना था, जो कि काफी एक्सपेंसिव। जुन्नो एक कैसीनो के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, बट तभी अचानक उसे एक प्लेयर रोक लेता है, जो कहता है, क्या तुम प्लेयर सीओ जुन्हो हो? जुन्हो पूछता है, तुम कौन हो? जिसपे वो बंदा कहता है, मैं तुमसे टीम लीडर जुहा के साथ भी एक बार मिल चुका हूँ, मैं हूँ इन्हो डोका बाइक गिल्ड से, क्या तुम्हें याद है? जिसपे जुन्नो कहता है, ओ अच्छा, तो तुम वही बंदे हो जो कि जुहा के साथ काफी टाइम से था, शायद बॉडीगार्ड हो तुम उसके ना, अब याद आया मुझे, माफ करना मैंने गलती से जानबूझ के तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया। इन्हो कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। जुन्नो कहता है, मैं कल के आर्टिफैक्ट ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, मुझे लगा कि ऐसे में बैठा रहूंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा वैसे भी, तो मैं यहाँ पर बस घूमने के लिए आ गया। तुम यहाँ पर कैसे? इन्हो कहता है, वेल हमारी टीम को यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में हायर किया गया है, तो हम बस यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वैसे क्या तुम कैसीनो के अंदर एंटर करने वाले हो? जुन्नो कहता है, हाँ मैं एंटर तो करने वाला था, बट पता नहीं क्यों अलार्म बज गया और मैं नहीं जा पाया। जिसके बाद इन्हो जुन्नो को कैसीनो में एंटर करवाता है और कहता है, अलार्म इसलिए बजा क्योंकि हमने सिस्टम को थोड़ा चेंज कर दिया है, और जब से दुनिया हारी तब से कसिनो ने प्लेयर्स के सामने भी काफी पैसे हारे, क्योंकि वो सभी लोग चीटिंग करते थे। इसी वजह से कसिनो वालों ने प्लेयर्स के लिए एक अलग जगह बना के रखी है। जब वो दोनों प्लेयर्स के कसिनो में एंटर करते हैं तो उन्हें वहाँ पर काफी भीड़ दिखती है। इन्हो कहता है, यहाँ पर हर कोई प्लेयर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उनके सामने वाला अपोनेंट भी एक प्लेयर ही होता है, तो ये एक फेयर फाइट होती है। जुन्नो कहता है, पर इससे तो हायर लेवल के प्लेयर्स को काफी एडवांटेज मिलता होगा। इन्हो कहता है, ना ऐसा मतलब एग्जैक्टली तुम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि एक प्लेयर का लेवल उसकी गेम स्किल्स पर निर्भर नहीं करता, और वैसे भी इतनी बार ये करने के बावजूद भी प्रिंसेस अब तक एक गेम भी नहीं जीती। प्रिंसेस यानी कि जुहा कहती है, तो मतलब ये दूसरा था, ये तो बिल्कुल किसी स्कैम की तरह लग रहा है, मुझे यकीन नहीं होता, मैं इतना कैसे हार सकती हूँ। जुन्नो सोचता है, एक स्कैम? वेल देखा जाए तो जुहा दिमाग से इतनी अच्छी तो है नहीं, तो ये प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट नहीं कर पाती होगी, जिसकी वजह से इसे एक डिसएडवांटेज मिल रहा है। जुन्नो कहता है, क्या हुआ, मजा आया तुम्हें ये खेल के? जुहा कहती है, मैं सब कुछ ऑलमोस्ट हार गई, और तभी वो अचानक घबरा के ऊपर उठती है, जहाँ वो अपने सामने जुन्नो को पाती और कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे ऐसी जगह पर मिलने वाली हूँ, क्या तुम यहाँ पर मुझे ढूंढते हुए आए हो ताकि तुम मेरे अंडर काम कर सको? जुन्नो कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? जुहा कहती है, मैं मजाक कर रही थी, बताओ क्यों हो यहाँ पर तुम? इस पे जुन्नो कहता है, मैं यहाँ पर ऑक्शन के लिए आया हूँ, बट मैंने सोचा थोड़ा घूम भी ले जाए, तो प्लेयर इन्हो मुझे यहाँ पर ले आए। जुहा कहती है, ओ अच्छा ऐसी बात है, अगर कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना, मैं सिक्योरिटी गार्ड्स की कैप्टन हूँ। जुन्नो पूछता है, क्या सच में ये गेम इतना ज्यादा हार्ड है? जिसपे जुहा कहती है, वेल तुम्हारे सामने जो बंदा है वो काफी तेज है, मैंने सुना है कि ये पहले सेकंड फ्लोर पर एक डीलर था, पर हम इनके बारे में बस इतना ही जानते हैं क्योंकि ये सभी लोग मास्क लगा के रखते हैं, तो हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ पता है नहीं। जुन्नो अपने पैसे दाव पर लगाता है, वही सामने वाला डीलर कहता है, तो क्या अब हम शुरू करें? जिसके बाद गेम स्टार्ट होता है, जहाँ पर जुन्नो की नजर सिर्फ उस डीलर के हैंड मूवमेंट्स में थी। डीलर पूछता है, तो बताओ इन तीनों में से कौन सा चुनना चाहोगे तुम? जुहा कहती है, ये पहला वाला, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार मैं सही हूँ, तो क्या मुझे दोबारा से ये गेम खेलना चाहिए? जिसपे जुन्नो कहता है, मुझे नहीं लगता कि टीम लीडर को ये गेम दोबारा खेलना चाहिए। जुन्नो कहता है, मैं मिडिल वाले को चूज करता
देता हूँ। सामने वाला डीलर काफी हैरान हो जाता है और कहता है बधाई हो, तुम ये राउंड जीत गए। वही जुहा काफी हैरान थी और कहती है मुझे लगता है ये तुम्हारा लक है, बट मैंने सुना है कि लक सिर्फ एक ही बार काम आता है, तो तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। हाँ वो अलग बात है कि मैं भी एक बार नहीं जीत पाई और मैं रुकी भी नहीं, बट तुम्हें रुक जाना चाहिए। जुन्नो कहता है तो रो क्यों रही हो, इसमें रोने वाली कौन सी बात है, चलो मैं तो अभी और भी खेलूंगा। जुन्नो खेलना शुरू करता है, तभी हम वहाँ पर देखते हैं वॉच डॉग्स की पार्टी की ही एक मेंबर यानी कि उस लड़की को, जो कहती है क्या तुम मेरे खिलाफ खेलना चाहोगे। जुन्नो सोचता है कि इसने सोचा था कि मेरी मुलाकात इनसे यहीं पर हो जाएगी, कितना अच्छा लगे मेरा, मुझे इन्हें ढूंढना भी नहीं पड़ा, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं इनको साबित कर सकूं कि ये फिंड्स हैं, तो मैं अभी कुछ खास कर नहीं सकता। मुझे बस इंतजार करना है जब ये खुद को रिवील करेंगे, उसके बाद मैं इन्हें ले जाऊंगा अपनी बैटलफील्ड में। जुन्नो कहता है ठीक है, अगर तुम खेलना चाहती हो तो मुझे काफी मजा आएगा। वो तीनों साथ में बैठ जाते हैं, जिसके बाद डीलर कहता है क्योंकि तुम 3 हो तो मैं अब 5 कप्स का इस्तेमाल करूंगा, तो अब इसमें से बताना। लड़की कहती है मिडल वाला, जुन्नो कहता है राइट साइड, एंड वो वॉच डॉग मेंबर कहता है लेफ्ट। और जब उन कप्स को हटाया जाता है तो पता चलता है कि जुन्नो का प्रेडिक्शन सही था और वो जीत गया। वो तीनों काफी टाइम तक खेलते रहते हैं, जब जुन्नो अब तक काफी कुछ जीत चुका था। वही जुहा कहती है सच में तुम काफी टैलेंटेड हो इस मामले में, आखिर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे आता है। जुन्नो कहता है मैंने ये अपने एक दोस्त से सीखा है, तो मुझे उसी से ये आता है। एक बार फिर से गेम स्टार्ट किया जाता है और जब डीलर अपने मूव्स को चल रहा था तब जुन्नो सिर्फ उसकी फैंटम स्किल पर नोटिस कर रहा था, क्योंकि उसी फैंटम स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो डीलर सभी कप्स को मूव कर रहा था। जुन्नो और दूसरा बंदा वो दोनों साथ में ही बोलते हैं लेफ्ट से दूसरा, और उनका आंसर सही रहता है। डीलर कहता है एक्सचेंज के लिए मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक आप यहाँ पर इंतजार कीजिए। जुन्नो कहता है टीम लीडर क्योंकि अब हमारे पास टाइम है, तो क्या मैं आपको एक आर्टिफैक्ट दिखाऊं। देखो ये एक कंपास है जो कि मुझे प्रेसिडेंट डेओकू ने दिया था, अगर इसे हम मैजिक से फिल कर दें तो हम किसी भी पर्टिकुलर इंसान की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। जो आप पूछती है क्या मतलब इसे तुम्हारा, तभी वो कंपास अचानक से वॉच डॉग्स की तरफ मूव करने लगता है। जुन्नो घबरा जाता है और कहता है मैं आता हूँ थोड़ा टाइम में। वही जुहा भी ये बात को नोटिस कर लेती है कि वो कंपास उन्हीं की तरफ मूव कर रहा था। वही वॉच डॉग का भी एक मेंबर कहता है मैं अभी बाथरूम जा रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। वो लड़की पूछती है क्या तुम्हें ज्यादा समय लगेगा, जिसपे वो मेंबर कहता है नहीं, मुश्किल से 5 मिनट। जुन्नो बाथरूम नहीं जाता, बल्कि वो एक सुनसान गली में आता है, जिसके पीछे वो मेंबर भी आता है और यही सोच रहा था वो कि इस बंदे के पास जो आर्टिफैक्ट है वो कंफर्म फिंड्स को ढूंढने में मदद करता है, और ये वहाँ से भाग आया क्योंकि इसे पता चल गया होगा कि हम कौन है। इधर जुन्नो उस आर्टिफैक्ट को जमीन पर फेंक के तोड़ देता है, जो देखकर वो मेंबर काफी हैरान होता है और सोचता है ऐसा नहीं हो सकता कि एक आर्टिफैक्ट इतनी आसानी से टूट जाए, कम से कम एक बार में तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या इसका मतलब इसने मुझे यहाँ पर फंसाने के लिए बुलाया है। वही जुन्नो भी अब तैयार था। मेंबर कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर जानबूझकर लेकर आए हो, मुझे कसीनो में पता चल गया था कि तुम काफी समझदार हो, चीजों को जल्दी समझ जाते हो। मेंबर पूछता है तुम हमारे बारे में कितना जानते हो, जिस पर जुन्नो कहता है पता नहीं, शायद मैं तुम्हारे कल के स्केड्यूल के बारे में जानता हूँ। वो मेंबर कहता है तो इसका मतलब अब हमारी बातचीत करने का कोई भी फायदा नहीं। इसके साथ ही वो जुन्नो पर हमला करता है। जुन्नो उन सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था क्योंकि वो भी इतने फास्ट अटैक्स के लिए तैयार नहीं था। जुन्नो उस मेंबर से थोड़ा दूरी पर जाता है और कहता है अब मुझे पता है कि तुम्हारे पास किस लेवल की स्किल्स है। वही वो मेंबर कहता है हार मान लो और शांति से मर जाओ, दर्द कम होगा, क्योंकि अगला मेरा जो हमला होने वाला है उसे तुम डॉज नहीं कर पाओगे। पर जुन्नो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही वो मेंबर सोचता है इसे पता चल गया, इसे ये पता चल गया कि मेरी अगली मूवमेंट क्या होने वाली है। मैं अब इसकी आइज को फॉलो नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चलेगा कि इसकी मूवमेंट क्या है, जिसकी वजह से मैं अपनी मूवमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। वो मेंबर जानता था कि किसी भी इंसान को मारने के लिए उसके 2 वीक पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक हार्ट और एक माइंड। अगर इन दोनों में से किसी पर हमला कर दिया जाए तो उस इंसान का बचने का कोई भी चांस नहीं होता। और इन दोनों में जिस पर हमला करना आसान होता है वो होता है सर, और शायद इस वक्त मेरे सामने वाला ये बंदा भी यही सोच रहा होगा, इसीलिए मैं इसके हार्ट पर अटैक करूंगा। वो मेंबर जुन्नो के हार्ट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बट तभी अचानक उसके सामने धुंध आ जाती है। बट इससे पहले कि वो मेंबर को समझ पाता, अचानक जुन्नो उसके हाथ को ही फ्रीज कर देता है और कहता है तुम्हारा निशाना तो काफी सही था, बट तुम मेरे जाल में फंस गए। अगर तुम मेरे लेवल ऑफ स्किल को जानते तो तुम कभी भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। तुम्हारी पर्सनैलिटी को देखते हुए मैं इतना तो प्रेडिक्ट कर ही सकता था कि तुम मेरे हार्ट पर ही अटैक करोगे, भले ही मेरे हेड पर अटैक करना ज्यादा इजी था। वो मेंबर जुन्नो पर अगेन अटैक करता है, बट जुन्नो उसके दूसरे हाथ को भी फ्रीज कर देता है और फिर उस पर फाइनल अटैक करते हुए कहता है ज्यादा सतर्क रहना भी काफी खतरनाक होता है। इधर दूसरी तरफ वॉचडॉग के बचे हुए 2 मेंबर्स काफी परेशान थे, जिसमें लड़की कहती है मैं इस पर यकीन तो नहीं करना चाहती, पर आखिरकार वो वापस नहीं लौटा। वो बंदा सच में स्ट्रेटजी में हमसे बेटर है, और क्योंकि हमारा एक मेंबर अभी तक वापस नहीं आया, इसका मतलब वो अब नहीं रहा। बेवकूफ कहीं का, उसने कहा था कि वो 5 मिनट में वापस आ जाएगा। उनका बॉस पूछता है आखिर वो दिखता कैसा था जिसके पीछे हमारा
हमारा एक साथी गया। वो लड़की बताती है वो एक एशियन मेल की तरह था और बातों में मुझे पता चला कि वो डोकाबाई गिल्ड की जूहा को भी जानता था। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो उसका मेंबर हो। उनका बॉस इस लास वेगस के ऑक्शन में जितने भी प्लेयर्स आए हुए हैं उन सभी की लिस्ट निकालता है और कहता है पहचानो इसमें से कौन है वो। और जब वो लड़की देखती है तो वो बहुत ही इजीली जुनहो को पहचान जाती है। उनका बॉस जब जुनहो की प्रोफाइल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसने सिर्फ 2 महीने पहले ही अपनी प्लेयर की जर्नी स्टार्ट की है। तो एक तरह से ये अभी एक न्यूबी है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा एक साथी इसके जाल में फंस जाए। बट तभी उसे न्यूज के थ्रू पता चलता है कि ये शैडो ब्रदर्स के साथ भी इन्वॉल्व था। जिसपे वो लड़की कहती है सच में? तो इसका मतलब यही वो बंदा है जिसने की ईस्टर्न सी गेट को शैडो ब्रदर्स के साथ क्लियर किया। उनका बॉस कहता है इसके चांसेस हैं कि शायद ये जानबूझकर यहाँ पर आया है ताकि ये हमें खत्म कर सके। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि शैडो ब्रदर्स गलती से नहीं मारे गए। ऐसा हो सकता है कि इसने खुद मारा हो उन्हें। तो इसी वजह से मैं अब इसे एज अ थ्रेट डिक्लेयर करता हूँ। इसे जल्द से जल्द ढूंढो और इसे जान से मार डालो। ऑक्शन वाली रात जुन्नो ऑक्शन के लिए एज अ वीआईपी एंटर करता है, जहाँ एक बॉडीगार्ड पूछता है क्या तुम मुझे अपना इनविटेशन दिखा सकते हो। जुन्नो जब अपना इनविटेशन दिखाता है तो वो गार्ड काफी हैरान रह जाता है और कहता है आप इस रास्ते से नहीं जा सकते, आपके लिए दूसरा रास्ता है जिस साइड से वीआईपी जाते हैं। जुन्नो जब दूसरी तरफ से जाता है तो काफी हैरान था क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो एक वीआईपी है। शायद इसके बारे में जूहा ने ही बात की होगी। आगे बढ़ते हुए उसे जूहा दिख भी जाती है जो कि इस वक्त गर्मी से काफी परेशान थी। जूहा कहती है मुझे थोड़ा आइस टी दे दो और बहुत सारा आइस दे, कम से कम 20। तभी वहाँ पर जुन्नो भी पहुँच जाता है जिसपे जूहा कहती है ओह देखो आज यहाँ पर कौन आया है, वो जिसने कल कहा कि मैं बाथरूम से वापस आता हूँ बट आज जाके दिख रहा है। जुन्नो कहता है क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? जूहा कहती है क्या तुम पागल वागल हो, तुम मुझसे अभी पूछ रहे हो? तुमने कहा था मुझे तुम उस कंपास के बारे में बताओगे बट तुमने बताया ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस थी उस आर्टिफैक्ट के बारे में जिसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाई। जुन्नो कहता है ए मुझे माफ कर दो, इतना भड़को मत। जिसपे जूहा कहती है क्या यही तुम कर सकते हो? जुन्नो कहता है अगली बार मैं तुम्हें मील भी ट्रीट में दे दूंगा और क्या। दिन ऐसे ही वो लोग बातें करते रहते हैं जहाँ जूहा ये भी बताती है कि उसने इस बॉक्स में ढेर सारा आइस रखा है और साथ में आइसक्रीम भी और पीने के लिए ठंडा पानी भी। जूहा कहती है खुद को तैयार कर लो, एक बार ये ऑक्शन स्टार्ट हुआ तो हमें मौका नहीं मिलेगा। जुन्नो पूछता है कि तुम एक फ्लेम यूजर हो फिर भी तुम्हें गर्मी से इतनी प्रॉब्लम है। जिसपे जूहा बताती है हाँ मुझे पता है मैं फ्लेम यूजर हूँ बट मुझे ये गर्मी इतनी पसंद नहीं है। एनीवे तो मजे करो, मुझे वैसे भी अभी काफी काम करना है। थोड़े समय बाद जूहा जब ऑक्शन के लिए जा रही थी तो वो देखती है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर काफी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, काफी फेमस लोग जैसे कि इंग्लैंड की क्वीन, फ्रेंच के प्रेसिडेंट। पर मुझे फ्रंट सीट पर बैठना है तो मेरे लिए प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वैसे तो मैं काफी नर्वस हूँ बट अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुरंत हेल्प कर सकती हूँ। जूहा फ्रंट सीट पर जाती है तो उसे पता चलता है कि जुन्नो भी वहीं पर बैठा हुआ है, इसलिए वो कहती है हे तुम्हें पता है ना कि ये सारी सीट्स पहले से ही बुक्ड है और काफी वीआईपीज के लिए है, तो तुम ऐसे ही जहाँ चाहो वहाँ बैठ नहीं सकते। जिसपे जुन्नो कहता है वेल मेरे इन्विटेशन पे तो A13 लिखा है तो मैं यहीं पर आके बैठ गया, यही मैच हो रहा था। जूहा जब उस टिकट को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये एक वीआईपी टिकट है जो कि उसे भी काफी मुश्किल से मिला और उसे ये भी दिख रहा था कि जुन्नो ने काफी फैशनेबल क्लोथ पहन के रखे हैं। इसलिए जूहा पूछती है कि कल तुमने जो कैसीनो में पैसे जीते थे कहीं तुमने सब कुछ इसी में तो नहीं लगा दिया? मतलब तुम्हारे ये आउटफिट सच में काफी एक्सपेंसिव लग रहा है और तुमने वीआईपी टिकट भी ले रखी है। जुन्नो कहता है अरे ऐसी बात नहीं है, ये तो प्रेसिडेंट ड्योको ने मुझे दिया था और ये कपड़े होटल सब कुछ उन्होंने दिया। जूहा कहती है मुझे पता नहीं था कि प्रेसिडेंट ने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुना है, ये काफी अमेजिंग बात है। जिसपे जुन्नो कहता है वेल ऐसी कोई बात नहीं है। जूहा कहती है चलो मजाक मत करो, मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। अगर वो तुम्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं चुनते तो तुम्हें ये इन्विटेशन इतनी आसानी से मिलता ही नहीं। वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं और तुम्हारे पास तो वीआईपी इन्विटेशन भी है, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरफ से आए हो। जुन्नो समझ जाता है कि बहस करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो कहता है हाँ तुम सही बोल रही हो। जूहा पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? जिसपे जुन्नो कहता है कुछ खास नहीं, टीम लीडर ने मुझे कुछ लेने के लिए तो कहा था, मुझे वही लेना है, ऑल्दो मुझे कुछ नहीं लेना। जूहा कहती है सेम मेरा भी, मैं तो यहाँ पर बस घूमने के लिए आई हूँ। वैसे भी दिन जूहा शांत हो जाती है। वहीं जुन्नो सोच रहा था कल रात में मैंने जिस वॉचडॉग को मारा उसकी मेमोरीज के थ्रू मुझे पता चला कि आर्मा कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसे मैं अपनी फिलहाल की ताकत की मदद से हरा पाऊंगा। तो इसी वजह से भले मैं चाहूँ या ना, अगर एक बार हमारी जंग हुई तो मुझे डोकाबाई गिल्ड की जरूरत जरूर पड़ेगी और जूहा की स्ट्रेंथ की जो अफवाहें हैं वो अगर सच है तो मुझे काफी मदद होगी, जिसके बाद मैं इस ऑक्शन में लोगों को भी बचा पाऊंगा। थोड़े समय बाद ही अचानक लाइट्स बंद की जाती हैं और अनाउंस किया जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन लास वेगस का ये ऑक्शन शुरू होता है। अब सबसे पहले बोली लगाई जाती है आइस क्रोन की, जिसमें सीट नंबर 14 इस आइस क्रोन को जीत जाती है। जूहा काफी खुश थी क्योंकि उसके पास एक और ऐसी आर्टिफैक्ट आ चुकी है जो कि ठंडी हो। जुन्हो कहता है मिस जूहा आपने तो कहा था कि एक प्रोफेशनल सबसे पहले अपने जॉब पर ध्यान रखता है। जिसपे जूहा कहती है नहीं, एक प्रोफेशनल मल्टीटास्किंग होता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अपने जॉब पर तो ध्यान रख ही रही हूँ, साथ में मैं यहाँ पर ऑक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ। खैर ये बताओ क्या तुम्हें कुछ नहीं खरीदना? जुन्हो कहता है मुझे ऐसा कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है बट
अगर मुझे कुछ पसंद आ गया तो मैं खरीद लूंगा। जुनहो भले ही बोल रहा था कि वो ये सोचकर नहीं आया कि उसे क्या खरीदना है, बट असल में वो क्लियरली सोच कर आया था कि उसे क्या खरीदना है। और इस वक्त वो अपने उन सभी आर्टिफैक्ट्स को वापस पाना चाहता था जो कि वो अपनी पिछली लाइफ यानी कि 25 साल पहले इंस्पेक्टर के रूप में यूज करता था, जिसमें कि एक स्वॉर्ड, एक आर्मर और एक नेकलेस होता है, जिसमें से नेकलेस अभी इस वक्त जुनहो के पास है क्योंकि जुनहो ने ये नेकलेस अभी जस्ट खरीदा। जुहा पूछती है कि आखिरकार तुमने ये नेकलेस क्यों खरीदा? ये तो बस तुम्हारी स्टेमिना को ही रिकवर करेगा। क्या तुमने ये किसी और के लिए खरीदा है, लाइक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड? जिस पे जुन्नो कहता है पहले तुम्हें ये पूछना चाहिए कि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। जुहा कहती है तो क्या फिर तुमने अपनी मॉम के लिए खरीदा है? जुन्नो कहता है मेरी मॉम मर चुकी है, ये तो बस मैं अपने नेफ्यू के लिए खरीद रहा हूँ, तो इसके बारे में तुम ज्यादा फिक्र मत करो। ऑक्शन काफी समय तक चलता रहता है, लोग चीजें खरीदते रहते हैं और थोड़े समय बाद अनाउंस किया जाता है कि ये एक ऐसा आइटम है जो कि बहुत समय के बाद यहाँ पर आया है। वो जो ऑक्शन हॉल के काफी करीब है, उन्होंने पहले शायद जीवन में एक बार इसे देखा हो। तो पेश करते हैं आइटम नंबर 84, द अननोन बॉल। जब वो आइटम जुन्नो के सामने आता है तो अचानक से जुन्नो का सिस्टम रिएक्ट करने लगता है जैसे वो उस आइटम को पहचानता हो। वही लोग बातें करने लगते हैं कि शायद ये सेकंड फ्लोर से अभी तक पिछले 20 सालों में कोई पता नहीं कर पाया कि आखिरकार ये है क्या और ये क्या करता है। कुछ सालों पहले बताया गया था कि लोग पता कर रहे हैं कि आखिरकार ये बॉल है क्या चीज, बट लगता है इन्होंने हार मान ली और अब इसे बेच रहे हैं। कौन ही इतने यूजलेस आइटम को खरीदेगा। इधर जुन्हो ये तो नहीं जानता था कि आखिरकार उसका सिस्टम अचानक से रिएक्ट क्यों कर रहा है, इसी वजह से वो पहले समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो करे क्या, बट बाद में उसे रियलाइज हुआ कि कुछ बुरा नहीं हुआ है। इसी वजह से उसने ये कोशिश की कि वो उस आइटम को खरीद ले, जिसके लिए उसने बोली लगाई, वो भी पूरे $60,000 की। ऑक्शन में अनाउंसमेंट की जाती है तो अब से इस ऑक्शन का मेन इवेंट स्टार्ट होता है। तो अब आप सभी के सामने पेश किया जाता है एक ऐसा टॉप ग्रेड मैजिक का कोर जो की सेकंड फ्लोर से मिला है, जिसे सभी लोग हेवेंस ब्रेथ के नाम से जानते हैं। जुहा कहती है ये देखने में तो काफी सुंदर है और इसके अंदर मैजिक भी बहुत ज्यादा है, मतलब इसके बारे में जो अफवाहें थी कि सिर्फ इस एक कोर ने पूरे सिटी को बर्बाद कर दिया वो सच थी। जुन्हो कहता है तुम्हें क्या लगता है आखिरकार ये मैजिक कोर कितने में बिकेगा? जुहा कहती है वेल मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, बट इतना तो क्लियर है कि हम जितना सोचेंगे उससे तो ज्यादा ही जाएगा। बट अगर फिर भी तुम्हें एक एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कंट्री के लीडर्स जितने हैं वो कितनी बोली लगाएंगे। इधर जब बोली लगना शुरू होता है तो अचानक से जुहा को कुछ महसूस होता है। वहीं जुन्नो भी यही सोच रहा था, अब समय आ चुका है। थोड़े ही समय बाद बोली बढ़ती जाती है, पहले $450 मिलियन, फिर $470 मिलियन और आखिरी में ये बोली खत्म होती है $600 मिलियन पर तभी अचानक स्टेज पर हमला हो जाता है। बट इससे पहले कि कुछ हो, इन्हो वहाँ पर आता है और एक सील क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से एटलीस्ट वो आइटम सेफ रह जाता है। इधर जुन्नो हैरान था कि अचानक से इन्होंने इतना बड़ा बैरियर कैसे क्रिएट कर दिया। शायद इसी वजह से सभी लोग इसे गार्जियन नाइट के नाम से जानते हैं। जुहा कहती है यहाँ पर इतने सारे स्केलेटन्स आ रहे हैं, इसका तो एक ही मतलब है कि इसके पीछे फेंट्स हैं, पर आखिरकार इन सभी स्केलेटन्स को किसने समन किया होगा, हमें उसका पता लगाना होगा। जुनो कहता है क्या ऐसा हो सकता है क्या कि ये वही स्केलेटन मेज हो जिसने टर्की में खून खराबा किया था, क्योंकि ऐसी एबिलिटीज कोई कॉमन नहीं होती हैं। जुआ कहती है शायद तुम सही हो। देन वो सभी से बताती है सब लोग ध्यान से सुनो, हमारी पहली प्रायोरिटी होगी सबकी जान की रक्षा करना, किसी को हल्की सी भी चोट ना है, और अगर हो सके तो ऑक्शन में मौजूद आइटम्स को भी प्रोटेक्ट करना। इन्हो जल्दी जाओ और हेवेंस ब्रेथ लेकर आओ, उसके बाद हम स्केलेटन मेज की तरफ चलेंगे। और हाँ जुन्नो अगर तुम हमारी थोड़ी मदद कर सको तो। बट तभी जुआ देखती है कि जुन्नो वहाँ से जा चुका है। इधर सभी लोग काफी पैनिक कर जाते हैं, जिसके बाद वो चारों तरफ भागने लगते हैं। उन्हें बताया जा रहा था कि सेफ्टी बैरियर में चलो, बट वो इन सभी गार्ड्स पर भरोसा नहीं कर रहे थे और वहाँ से बाहर जा रहे थे। इतनी भीड़ की वजह से गेट से कोई भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से जुहा दीवार को तोड़ देती है और कहती है अगर भागना ही है तो इस तरफ से भागो। इन्हो कहता है प्रिंसेस ये बिल्डिंग कोई सस्ती बिल्डिंग नहीं है, तो हम ऐसे ही तोड़ नहीं सकते। जिसपे जुहा कहती है यहाँ पर लोगों की जान खतरे में है, तो तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए। जिसपे इन्हो कहता है वेल फिर तो आपका निर्णय सही था, पर जब आप इस बिल्डिंग के ऑनर से माफी मांगेगा तो कम से कम मेरा नाम मत लीजिएगा। वो दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने एक डार्क कलर का मैजिक सर्कल आता है, जिसमें से एक लेजर निकलती है जो कि सीधे इन्हो को जाके हिट करती है। यह हमला इतना अचानक हुआ था कि इन्हो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता और वही जमीन पर गिर पड़ता है, जिसके बाद वो काफी वीक पड़ जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए वो सभी स्केलेटन्स उस बैरियर को तोड़ देते हैं। जुहा कहती है मैंने सोचा था कि मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक मैं उस बंदे का पता न लगा लूं जो इन सभी स्केलेटन्स को कंट्रोल कर रहा है, पर अब इंतजार करने का कोई भी फायदा नहीं। जुहा जो कि एक फायर यूजर थी वो खुद को रोकती नहीं है, क्योंकि अब उसके पास और लोग नहीं थे जिससे कि उसे लोगों के लिए खुद को रोकना पड़े। इसीलिए वो सिर्फ एक पंच मारती है और इस एक पंच की वजह से वहाँ पर ऐसा धमाका होता है जैसे कि दिन हो गया हो। वहीं पर इस ऑक्शन हॉल से काफी दूर एक लड़की एक स्नाइपर लेकर किसी का वेट कर रही थी, जहाँ वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये सब कोई इंसान कर रहा है। सच में ये लड़की रूलर ऑफ फ्लेम्स एबिलिटी की स्ट्रॉन्गेस्ट यूजर है। मैं कभी भी इसके जैसे मॉन्स्टर से 1-on-1 फाइट बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी। बट एक मिनट, मैं एक स्नाइपर हूँ तो मुझे ऐसा स्नाइपर ही ऐड करना चाहिए। वो लड़की चारों तरफ हेवेंस ब्रेथ को ढूंढने लगती है और जैसे ही उसकी नजर हेवेंस ब्रेथ पर पड़ती है वो वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट करते हुए हेवेंस
हेवेंस ब्रेथ को हासिल कर लेती है। तभी उसे कॉल आता है जहाँ उसका बॉस यही पूछ रहा था कि क्या तुम्हें वो आइटम मिल गया, जिसपे लड़की कहती है क्या लगता है मैं कौन हूँ, ऑब्वियसली मुझे मिल गया, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। जिसपे उसका बॉस कहता है ठीक है फिर पॉइंट बी पर आ जाओ, वो भी अभी। वो लड़की यानी कि वॉच डॉग्स की स्नाइपर कहती है ठीक है, वैसे तो हमने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया, बट मुझे इस बात का दुख है कि मैं सीईओ जुनहो को नहीं मार पाई। ये स्नाइपर पहले ही काफी दुखी हो रही थी क्योंकि वो खुद के हाथों से ही जुनहो को मारना चाहती थी, और तभी अचानक हम देखते हैं कि जुनहो उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था। जैसे ही स्नाइपर की नजर जुनहो पर पड़ती है वो कहती है मैं तुम्हें बिना दर्द के मारूंगी, मैं तुम पर ऐसा हिट करूंगी कि तुम्हारा सर जमीन पर गिर जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तभी वो कई सारे पोर्टल्स क्रिएट करती है और एक एरो फायर करते हुए जुनहो पर मल्टीपल एंगल से अटैक करती है, बट जुनहो इन अटैक्स को डॉज कर जाता है, जो देख के स्नाइपर काफी दुखी होती है और उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक ऐसा हमला जो कि पोर्टल की मदद से किया गया हो जिसमें बचने का कोई चांस ना हो, क्योंकि इसमें टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल किया गया है, फिर भी कोई इससे बच कैसे सकता है, इसका तो कोई लॉजिकल रीजन है ही नहीं। मैं मिस नहीं कर सकती, आखिर ऐसा कैसे हुआ। स्नाइपर अगेन जुनहो पर हमला करने वाली थी, बट इस बार जुनहो की नजर उस पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो इस्तेमाल करता है शैडो स्टेप्स और अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। जुनहो के गायब होने की वजह से स्नाइपर का ये हमला भी बेकार चला जाता है, जिसपे वो काफी शौक होती है और यही सोच रही थी कि इवन इन्हो जो कि एक रैंकर है वो भी इस अटैक को डोज नहीं कर पाया, तो आखिरकार एक न्यू भी कैसे डोज कर पा रहा है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो खुद को मूव नहीं कर पा रही, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती जुनहो उसके पैर को फ्रीज कर देता है। अचानक से जब उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ती है तो उसे सोचने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि अगले ही मोमेंट उसका पूरा शरीर जमकर फट जाता है, जिसके बाद वहाँ पर सिर्फ खून के छींटे बचते हैं। अपने आखिरी पलों में वो स्नाइपर यही कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें चाहिए क्या, जिसपे जुन्नो कहता है वेल मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो तुम क्या करोगी, क्योंकि आज रात के बाद तुम्हें कोई कभी देख नहीं पाएगा। दूसरी तरफ ऑक्शन हॉल में जूहा ने उन सभी स्केलेटन्स को रोकते हुए पूरे ऑक्शन हॉल को तबाह कर दिया था, पर तभी उसे पता चलता है कि हेवेंस ब्रेथ यहाँ से गायब है। इन्हो बताता है कि वो हाल ही में गायब हुआ है और हम अभी भी इस इलाके की छानबीन कर रहे हैं। जूहा यही सोच रही थी कि कोई भी हेवेंस ब्रेथ के करीब नहीं गया था, तो आखिरकार वो गायब कैसे हो सकता है। जूहा का ध्यान अपने आसपास नहीं था और तभी उसके दो साथी मारे जाते हैं, जिसके बाद हम वहाँ पर देखते हैं कुछ और स्केलेटन्स को जो कि पहले से काफी अलग लग रहे थे। जूहा सोचती है ये सारे के सारे स्केलेटन्स ब्लैक है और मैंने अपने सभी मेंबर्स को उनकी स्किल के बेसिस पर अपॉइंट किया था, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये इतनी आसानी से इन स्केलेटन्स के हाथों जख्मी हो जाएं या फिर मारे जाएं। एक बंदा पूछता है कुछ गड़बड़ है, जिसपे जूहा बताती है हाँ शायद तुम सही हो, क्योंकि इन्होंने जो आर्मर पहन रखा है ये काफी पहचाने लग रहे हैं, क्योंकि 3 साल पहले सेकंड फ्लोर पर एक ऐसा ही केस हुआ था जिस केस को जाना जाता है प्लेयर डिसअपियरेंस केस के नाम से, जहाँ पर प्लेयर्स बिना किसी ट्रेस के सेकंड फ्लोर पर गायब हो गए और जो भी प्लेयर्स वहाँ से गायब हुए थे उन सभी के इक्विपमेंट्स इन सभी स्केलेटन से मेल खा रहे हैं। तो इसका एक ही मतलब है कि ये सभी स्केलेटन्स पहले इंसान थे। इधर जुन्हो उस स्नाइपर की मेमोरी से पता करता है कि उनके बॉस ने क्या कहा था और उनका प्लान क्या था। उसका प्लान ये था कि स्नाइपर ऑक्शन हॉल पर हमला करेगी एंड देन उसके बाद सभी का ध्यान भटकाएगी, जिसके बाद उन्हीं सब में हेवेंस ब्रेथ को चुरा लिया जाएगा और सेरिल होटल ही पॉइंट बी है जहाँ पर उन्हें आखिरी में मिलना है। जुन्हो सोचता है इसके पास फिंट एसोसिएशन की कोई भी मेमोरीज नहीं है, तो क्या इसका मतलब वॉच डॉग्स का लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। वैसे उसका नाम क्या था, स्केलेटन मेज अरमा। वेल लगता है मुझे उसकी ही मेमोरीज में देखना पड़ेगा। इन वॉच डॉग्स की मेमोरीज से मुझे इतना तो पता चल चुका है कि जो भी स्केलेटन्स इस वक्त ऑक्शन हॉल पर हमला कर रहे हैं वो सारे के सारे पहले प्लेयर्स थे जिन्हें नजाद हालो द्वारा सेक्रीफाइस किया गया था, और उसका ये स्टूडेंट अरमा ही इन्हें कंट्रोल कर रहा है। अरमा खुद इस वक्त ऑक्शन हॉल से काफी दूर छिपा हुआ है, तो इसका एक ही मतलब है कि वो इस वक्त मैजिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। इधर हम देखते हैं अरमा को जो कि एक ही साथ कई सारे मैजिक्स का इस्तेमाल कर रहा था और साथ में वो अपने टीम मेंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा था, बट उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। अरमा सोचता है अगर जुन्हो और डोकाबाई गिल्ड ये दोनों बीच में आते तो ठीक भी रहता, बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इन सब के बीच में कोई तीसरा भी आ रहा है। कितनी गलत बात है। अरमा सीधे पॉइंट बी पर जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसे थोड़ी दूर पर ही मैजिक का एहसास होता है और जब वो वहाँ पर चेक करता है तो उसे कचरे में हेवेंस ब्रेथ दिखाई देता है जो कि एक हाईएस्ट ग्रेड का मैजिकल कोर है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता अचानक हेवेंस ब्रेथ बीच में से ही टूट पड़ता है, जिसकी वजह से अरमा का हाथ फ्रीज होने लगता है और तब उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअली में वो हेवेंस ब्रेथ नहीं था बल्कि वो एक चाल था। पर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार कोई हमारे मार्क को पहचान कैसे सकता है, उन्हें ये सब कुछ पता कैसे चला, ये कैसे पता चला कि हम कहाँ पर मिलने वाले हैं। अरमा इस वक्त खुद को रोकना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो वहाँ पर बाकी के सभी स्केलेटन्स को समन करता है और तभी हम उसके पीछे देखते हैं जुन्नो को जो कहता है वेल तुम्हारा डिफेंस इतना भी वीक नहीं है, पर तुम्हारी एक वीकनेस है कि जब तुम मैजिक कास्ट करते हो उस वक्त तुम कमजोर होते हो। जुन्हो अचानक से अरमा पर हमला कर देता है और इससे पहले कि अरमा को समझ पाता वो अटैक लैंड हो चुका था। अरमा सोचता है आखिरकार ये मेरे पीछे कैसे आया, एक मिनट, क्या इसका मतलब ये इसने सब कुछ स्टार्टिंग से ही प्लान करके रखा था। थोड़े समय बाद अरमा काफी जख्मी हो जाता है, जिसके बाद उसके सारे स्केलेटन्स गायब होने लगते हैं। अरमा
आर्मा पूछता है आखिर कौन हो तुम, जिसपे जुन्हो यही कहता है तुमने अभी तक जितने लोगों को मारा है क्या तुमने उन सभी के सवालों का जवाब दिया, तो आखिरकार तुम मुझसे पूछ कैसे सकते हो। और ये बोलने के साथ ही वो आर्मा को भी मार डालता है। इधर आर्मा के मरते ही दूसरी तरफ ऑक्शन हॉल में मौजूद सारी स्केलेटन्स अचानक धूल बन जाते हैं, जिसके बाद सभी को समझ में आ जाता है कि शायद जो मेज था वो या तो इन्हें वापस बुला रहा है या तो फिर वो मारा गया। दूसरी तरफ जुन्हो कहता है मेरे 2 लेवल्स और भी बढ़ गए, ये तो वैसे भी एक्सपेक्टेड था क्योंकि आर्मा मुझसे काफी हायर लेवल पे था। अगर ये मेरे ट्रैप में नहीं फंसता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे मार पाता, पर इससे के पास कोई तो इन्फॉर्मेशन जरूर हो। जुन्हो आर्मा की मेमोरीज को एक्सट्रैक्ट करता है और जब वो उन्हें देखना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि आर्मा बचपन से ही एक समनर था, ये उसकी स्पेशल एबिलिटी थी। और तब जाके फिंड्स ने उसे रिक्रूट किया, जहाँ पर उसे ये बताया गया कि वो स्पेशल है क्योंकि खुद नजद हेलो उसकी इस एबिलिटी में इंटरेस्टेड है। और इसी वजह से नजद ने आर्मा को वॉचडॉग्स का लीडर बना दिया और उसे बताया कि फिंड्स का सिर्फ एक ही मकसद है, हर एक टावर को डोमिनेट करना। बट इससे पहले कि जुन्हो कुछ और जान पाता, अचानक उसका सिस्टम विंडो से बताता है कि अभी उसकी स्किल की रैंक बहुत ही कम है, तो उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन अब नहीं मिल सकती। जुन्हो काफी परेशान होता है क्योंकि उसकी इस स्किल के रैंक के कम होने की वजह से वो 2 बार कुछ जानते जानते रह गया। ये मेमोरीज अगर नॉर्मल होती तो जुन्हो को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट क्योंकि ये सारी मेमोरीज के फ्रेगमेंट लॉक्ड थे, इसी वजह से जुन्हो अपनी स्किल का भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जुन्हो कहता है ये सभी फिंड्स कितने वाहियात हैं, इन्होंने अनाथ बच्चों को रिक्रूट किया और फिर उन्हें फिंड्स के लिए ट्रेनिंग दी। फिंड्स बनने से पहले ये सभी बच्चे बिल्कुल आइटम की तरह देखे जा रहे थे, ना कि किसी इंसान की तरह, जिसके बाद इन्हें बहुत ज्यादा हार्श ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा और फिर जब काम निकल गया तो बिना सोचे समझे इन्हें फेंक दिया गया। आखिरकार वो ऐसा कर कैसे सकते हैं? आर्मा जिसने तुर्की में इतना खून खराबा मचाया वो खुद भी एक अनाथ था। मुझे जल्द से जल्द इन सभी फिंड्स को खत्म करना पड़ेगा, इससे पहले कि ये सब मिलकर एक और मॉन्स्टर को बनाए। मैं नहीं चाहता कि और भी लोगों के साथ ऐसा हो। और आखिरी में नजाद हेलो, ये वही बंदा है जिसे मैंने शैडो ब्रदर्स की मेमोरीज में देखा था, तो ये मुमकिन है कि यही इन सब का मास्टर माइंड हो। मुझे अभी ये भी नहीं पता कि और भी कितने सारे एग्जीक्यूटिव्स इनकी टीम में है, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता। एक मास्टर और उसके डिसाइपल कितने लकी हैं, पर इंतजार करो मेरा, मैं तुम सबको जड़ से उखाड़ कर नर्क में फेंक दूंगा। अगले दिन जुहा को काफी गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने अपनी फायर फ्लेम्स को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया था, बट उससे भी ज्यादा वो परेशान थी क्योंकि अभी तक हेवेंस ब्रेथ नहीं मिला था। जुहा खुद से ही नाराज थी क्योंकि अगर वो थोड़ी सी जल्दी करती तो शायद इस वक्त हेवेंस ब्रेथ उनके पास होता। जुहा पूछती अभी ये टाइम क्या हो रहा है, जिसपे वो बंदा बताता है सुबह के 7 बज रहे हैं। जुहा कहती है अगर फिंड्स ना होते तो इस वक्त तक मैं सो रही होती। तभी वहाँ पर इन्हो एक गिफ्ट लेकर आता है और बताता है कि ये किसी ने भेजा है। जुहा पूछती है अब मुझे इस वक्त गिफ्ट कौन भेज रहा है, जबकि मैंने खुद ही सबको बता रखा है कि मैं किसी को ऑटोग्राफ नहीं देने वाली और मुझे कोई शौक नहीं इन सबका। इन्हो कहता है हाँ वो तो है, बट एक बार गिफ्ट ओपन करके देखिए, शायद आप एक बार के लिए हैरान रह जाए। और तभी जब जुहा गिफ्ट ओपन करके देखती है तो वो देखती है उसके अंदर हेवेंस ब्रेथ पड़ा है। जुहा कहती है ये उसकी नकली कॉपी है ना, ताकि हम सभी को बता सके कि हमने उसे ढूंढ लिया जबकि वो हमारे पास नहीं है। इन्हो बताता है कि ये ओरिजिनल है। जुहा काफी हैरान होती है और पूछती है क्या स्केलेटन मेज वो लेकर नहीं गया। इन्हो कहता है नहीं, और हाँ इसके साथ एक लेटर भी आया है, तो क्या आप देखना चाहेंगी। जुहा जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें ये लिखा था स्केलेटन मेज से मैंने डील कर ली है और बाकी के जो 2 फिंड्स थे उन्हें भी मैंने खत्म कर दिया। मैं हेवेंस ब्रेथ को वापस कर रहा हूँ ताकि वो अपनी सही जगह पर पहुंच जाए। ज्यादा सोचना मत, ये लेटर बस आपके एक फैन ने ही भेजा है। जुहा कहती है कमाल है, मेरे फैन ने सब कुछ मैनेज कर लिया और सब सही भी कर दिया, एक तरह से तो मैंने कुछ किया भी नहीं। इन्हो कहता है जो भी हो काम तो हो गया ना, और हमें अब डैमेजेस के लिए पैसे भी पे नहीं करने पड़ेंगे। मैं तो ये सोचना भी नहीं चाहता कि अगर हम हेवेंस ब्रेथ को ढूंढ नहीं पाते तो क्या होता। जुहा कहती है मुझे नहीं पता ये कौन है, बट जो भी है उसने आज हमारी काफी मदद की। वैसे क्या तुम पता कर सकते हो कि आखिरकार ये है कौन, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। इन्हो कहता है वेल मैं भी काफी क्यूरियस था, इसी वजह से मैंने स्केलेटन मेज की कॉप्स को इंस्पेक्ट किया, पर सच बताऊं तो आपका फैन काफी अमेजिंग है, उसने एक भी सिंगल ट्रेस नहीं छोड़ा। वो ऐसा था जैसे कोई प्रो, और उस लेवल की स्किल के मुताबिक बात की जाए तो वो कम से कम ए रैंकर होगा। जुहा कहती है जो भी हो, बट मैं जानना चाहती हूँ। वहीं थोड़ी दूर पर ही जुन्हो भी अंदर आ रहा था, जिसे जब जुहा देखती है तो वो कहती है हे रुको। जुन्हो कहता है अरे यहीं पर हो, गुड मॉर्निंग। जुहा भी गुड मॉर्निंग बोलती है, बट वो काफी भड़क जाती है और कहती है आखिरकार तुम ऐसा कर कैसे सकते हो, तुम कल अचानक से गायब हो गए जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जुन्हो कहता है मैं गायब हो गया मतलब भाग गया, वो भी मैं? एक मिनट, कल की बात कर रही हो? जुहा कहती है ये पहली बार नहीं है, एक बार और भी तुम ऐसे ही भाग गए थे। तुमने कहा था तुम बाथरूम में जा रहे हो, बट तुम वहाँ से भी चले गए। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो कम से कम उसका इस्तेमाल तो किया करो। वैसे भी क्या तुमने सुना नहीं है कि हमेशा इंस्पेक्टर यही कहते थे कि प्लेयर्स की ताकत दूसरों की रक्षा के लिए होती है। जुन्हो कहता है वेल मैंने ही कहा था ये। जुहा कहती है पागल वागल हो क्या, मैं बोल रही हूँ इंस्पेक्टर ने कहा था। तब जाके जुन्हो को रियलाइज होता है कि इस वक्त वो इंस्पेक्टर तो है नहीं, तो इसी वजह से लोग उसकी बात पर यकीन तो करने से रहे। जुहा कहती है आगे से अगर कुछ भी हो तो वहाँ से भागना मत, तुम्हें पहले सिटीजन्स की सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। जुन्हो कहता है ठीक है, मैं ये बात अपने दिमाग में रखूंगा। जुहा कहती है एनीवे क्या तुम्हें इस लेटर के बारे में कुछ पता है, जिसपे जुन्हो मना कर देता है। वहीं जुहा कहती है सच बताऊं तो मेरे एक फैन ने भेजा ये, उसने स्केलेटन मेज
मेज को भी ठिकाने लगा दिया, बाकी के फिंस को भी, और साथ में उसने हेवेंस ब्रेथ को भी वापस कर दिया। इन्होंने मुझे बताया कि मेरा वो फैन कम से कम ए रैंकर होगा, तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। जुनहो कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ना हो, जिस पे जुहा बताती है नहीं वो जरूर होगा, क्योंकि हमने उस इलाकों को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया और वहाँ पर हमें एक भी ट्रेस नहीं मिला, ना ही उस लाश पे और ना ही वहाँ के इलाके में। और इन्होंने भी ये कहा है कि वो कम से कम ए रैंकर तो है, तभी कोई भी उसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाया। तो मुझे तो यही लगता है कि वो ए रैंकर है या तो फिर वो उससे भी आगे का है। जुनहो सोचता है वेल मैंने वो सारे ट्रेसेस को मैजिक से रिमूव कर दिए थे और ये एक ऐसी स्किल है जो कि मैंने स्काया से सीखा था, लगता है यहाँ पर काफी काम आए मेरी। वहीं जुहा कहती है देखो ये राइटिंग भी काफी स्मूथ है, तो मुझे पूरा यकीन है कि जिसने भी ये लिखा है वो एक इंग्लिश स्पीकर होगा। जुन्हो कहता है क्या सच में उसे ढूंढना इतना जरूरी है? अगर वो खुद को सबके सामने लाना चाहता तो वो अब तक ला चुका होता, तो इसका तो एक ही मतलब है ना कि वो खुद को सबके सामने नहीं लाना चाहता। जुहा कहती है हाँ ये भी तुम सही बोल रहे हो, वैसे भी कितनी गलत बात होगी अगर मैं उसे ढूंढने लगूंगी तो। खैर ये बताओ ऑक्शन के खत्म होने के बाद तुम यहाँ पर अब क्या कर रहे हो? जुन्हो कहता है मैं यहाँ पर आया हूँ उन सभी आइटम्स के लिए जो कि मैंने खरीदे थे। जुहा पूछती है तो क्या अब तुम फिर से कोरिया में वापस जा रहे हो? जिसपे जुन्हो बताता है हाँ मेरे पास और है ही क्या करने के। जुहा कहती है ये काफी दुख की बात है कि हमने यहाँ पर काफी कम समय बिताया, पर मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ क्या तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे? जिसपे जुन्हो कहता है मैं भी फिर से एक बार बताता हूँ कि पूरे सम्मान के साथ मैं इस ऑफर को मना करता हूँ। जुहा कहती है चलो ठीक है, फिर अब जब हमारी मुलाकात अगली बार होगी तो शायद हम सेकंड फ्लोर पर होंगे। जुन्हो कहता है फिक्र मत करो ये मुलाकात जल्दी ही होगी। जिसपे जुहा हंसने लगती है और कहती है हर कोई यही कहता रहता है। जुन्हो कहता है मैंने कहा ना फिक्र मत करो, समय आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जुहा कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर तुम आधे साल में सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाते हो तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। जुन्हो कहता है अगर मैं नहीं पहुंच पाया फिर? जुहा कहती है तो फिर तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। जुन्हो समझ जाता है कि उसे इच्छा वही पूरी करनी पड़ेगी जो कि जुहा काफी समय से बोल रही है, यानी कि गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। इसलिए वो कहता है ठीक है डील रही। जुहा भी कहती है ठीक है डील, बाद में शिकायत मत करना। थोड़े समय बाद जुन्हो जाता है और अपने 2 आइटम्स जिन्हें उसने बाय किए थे उन्हें ले लेता है, यानी कि स्टेमिना रीजनरेशन नेकलेस और अननोन बॉल। उन्हें लेते वक्त वो यही सोच रहा था कि आखिरकार मेरा सिस्टम विंडो इतना अजीब क्यों रिएक्ट कर रहा था। जुन्हो जब अपने मैजिक बॉल पर अपना मैजिक इस्तेमाल करता है तो उसे कोई भी रिएक्शन दिखता नहीं, इसलिए वो कहता है मैं फिलहाल के लिए अपने इन्वेंट्री में रख लेता हूँ, इसे समय समय पर मैं देखता रहूंगा कि मेरे लिए अच्छा है या बुरा। जुन्हो की नजर पड़ती है उस नेकलेस पर जिसे उसने अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के लिए खरीदा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेकंड फ्लोर के फ्रंटर एरिया हाउसिंग का सीन, जहाँ पर एक बंदे को फर्स्ट फ्लोर से एक पार्सल आया था और जब वो उस पार्सल को देखता है तो वो यही सोच रहा था कि आखिर इसे भेजा किसने, पर तभी उसे उस पार्सल में कुछ लिखा हुआ मिलता है जिसमें लिखा था मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सही सलामत होगे, मैं आधे साल में ही वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, तुम्हारे अंकल। वो बंदा कहता है तो ये मेरे अंकल ने भेजा है, इसका मतलब उन्होंने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। अगले दिन जुन्हो कोरिया में पहुंच जाता है जहाँ पर सेवन उसे पिकअप करने के लिए आई थी। सेवन पूछती है क्या कोई प्रॉब्लम हुई? जुन्हो कहता है ना बिल्कुल नहीं, बस मुझे पता नहीं था कि मेरी मुलाकात तुमसे यहाँ पर हो जाएगी और तुम मुझे पिकअप करने के लिए आओगी। सेवन बताती है मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ तो इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। खैर ये बताइए क्या अब हमें सीधे एसोसिएशन पर चलना है या कहीं और पर? जुन्हो कहता है एक मिनट रुको थोड़ा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। जुन्हो सेवन को एक बुक देता है और कहता है मुझे नहीं पता कि मैं क्या खरीदता, इसी वजह से मैंने बुक खरीद ली, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें ये पसंद आएगी या नहीं। सेवन जब उस गिफ्ट को ओपन करती है तो उसे पता चलता है कि ये द यंगेस्ट सन ऑफ द गेट्स की एक नॉवेल है जो कि इंग्लिश एडिशन में है। जुन्हो कहता है क्या तुम ये जानती हो, मतलब क्या तुमने इसके बारे में कभी सुना है? सच बताऊं तो मैं वहाँ के बेस्ट सेलर के पास गया था और उसके पास सिर्फ एक ही कॉपी बची थी, तो मैंने सोचा यही खरीद लेता हूँ। जिस पे सेवन काफी खुश हो जाती है और कहती है ऑफ कोर्स मैं इसे जानती हूँ, मैंने इस किताब को कई जगहों पर ढूंढा था बट मुझे कहीं भी नहीं मिला। जुन्हो कहता है चलो ये अच्छी बात है, मैं तो बेमतलब की फिक्र करता था, मुझे लग रहा था कि शायद तुम्हें ये पसंद नहीं आएगी, पर अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी इसे पढ़ सकती हो। सेवन कहती है पर मैं इस वक्त काम कर रही हूँ तो ऐसा कैसे कर सकती हूँ? जुन्हो कहता है क्या इस वक्त हमें कोई स्पेशल काम करना है, जैसे कोई स्पेसिफिक वर्क या कुछ भी जरूरी? सेवन कहती है नहीं। जिस पे जुन्हो बताता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी मैं काफी समय से सोया नहीं, तो मैं सो लेता हूँ, तब तक तुम पढ़ लो और हो सके तो पढ़ने के बाद जब हम एसोसिएशन में पहुंच जाए तो मुझे जगा देना। जुन्हो जब एसोसिएशन में पहुंचता है तो वो डेको के लिए भी एक गिफ्ट लेकर आया था, जिसपे डेको कहता है ये क्या है, काफी एक्सपेंसिव लग रहा है बट मैंने अब पीना छोड़ दिया। जुन्हो कहता है मैंने आर्थर से बात की, मैंने उससे कहा कि मैं जल्द ही आ रहा हूँ और इसे रख लो, जब पीने का मन हो तो पी लेना। डेको कहता है वो बच्चा पिछले 25 सालों में काफी कुछ झेल चुका है, एक इतनी शर्म की बात है कि मैं उसके साथ नहीं था जब उसे मेरी जरूरत थी। जुन्हो कहता है इस बात को अभी कितना समय हो गया होगा? जिस पे डेको कहता है मैंने उसे कई बार कहा था पृथ्वी पर आने के लिए बट उसने कहा कि वो अब यहाँ पर नहीं आने वाला, वो फिलहाल सेकंड फ्लोर पर ही रहेगा क्योंकि जब जब वो यहाँ पर आता है तो उसे अपने पिता की याद आती है। जुन्हो कहता है मैंने जुहा से सुना कि तुमने मुझे जो इन्विटेशन दिया था वो नॉर्मल नहीं था। डेको कहता है तो तुमने पता कर लिया? वेल मैं तो बस दुनिया को दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ ताकि बाद में कोई मुझे कुछ ना बोले। जुन्हो कहता है तो ठीक है, एक और फेवर करो मुझ पर, मुझे एक ऑर्फनेज का पता करना है, मुझे
फील्ड्स के बारे में कुछ पता चला है जो कि ऑर्फनेज से रिलेटेड है। जुन्हो सब कुछ ड्योको को बताता है, जिसपे ड्योको कहता है अगर तुमने जो कुछ भी कहा वो सही है तो मुझे खुद पर यकीन नहीं होता कि वो लोग अनाथ बच्चों को फील्ड्स बना रहे हैं। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जुन्हो कहता है वेल ये तो सच्चाई है, पर मुझे इसके बारे में अभी पूरा एग्जैक्ट नहीं पता है क्योंकि मैंने जिस ऑर्फनेज से बात की वो फॉरेन कंट्री में था। ड्योको काफी भड़क जाता है और कहता है वो इतने निहायत ही वाहियात लोग कैसे हो सकते हैं? उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि कब क्या करना चाहिए। वो आखिर ऐसा कर कैसे सकते हैं? ड्योको वाइन उठाता है और पीने लगता है। जुन्हो कहता है हे तुमने अभी कहा ना कि तुमने पीना छोड़ दिया है, जिसपे ड्योको कहता है बाहर में जाए, मुझे थोड़ा सा तो पीना ही पड़ेगा। जुन्हो उस वाइन में बर्फ भी डाल देता है ताकि वो हल्की सी ठंडी हो जाए। एंड देन ड्योको उसे पीने के बाद कहता है नोया ने तुम्हें बुलाया है, तुमने जिस सोड के बारे में रिक्वेस्ट की थी वो कल बन जाएगी, जिसे कि नोया तुमसे पर्सनली मिलकर देना चाहता है। और वैसे भी अगर तुम उससे मिलोगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि अब तुम इंस्पेक्टर नहीं हो, तुम्हें अब ये दुनिया किसी दूसरे नाम से जानती है। जुन्हो कहता है ठीक है मैं मिल लूंगा, पर आज नहीं कल सुबह। अगली सुबह जुन्हो एक घर के सामने खड़ा होता है जहाँ वो खुद से ही कहता है ये बिल्कुल अब भी वैसा ही है जैसा 25 सालों पहले था। पर अब अगर एक बार के लिए सोचा जाए तो मैंने सुना था कि इस वक्त यहाँ पर नोया के ग्रैंडसन ने इस वर्कशॉप को टेक ओवर कर लिया है और जो इन हैमर्स की आवाज आ रही है इन्हें सुनकर मैं ये बता सकता हूँ कि ये सब किसने सिखाया होगा। मैं तो अभी भी उसे देखना चाहता हूँ जो हमेशा रोते रहता था। बट जुन्हो जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि नोवा का वो ग्रैंडसन जो हमेशा रोता रहता था वो अब एक हट्टा कट्टा मुंडा बन चुका है। वो ग्रैंडसन कहता है ओ तो तुम आ गए प्लेयर सीओ जुन्हो, एसोसिएशन में मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बताया था, चलो इधर से चलते हैं। दिन वो दोनों जाने लगते हैं। जुन्हो एक कमरे में पहुंचता है और तभी वहाँ पर नोया आता है जो कहता है तुम्हारा चेहरा देखना तो काफी मुश्किल हो चुका है। जुन्हो कहता है काफी समय हो गया तुमसे मिले नोया। वही उनका ग्रैंडसन कहता है ये तो आप दोनों की पहली बार मुलाकात है ना, जिसपे नोया कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, पाल्मो जाओ मेहमान के लिए चाय लेकर आओ। ये सुनने के बाद पाल्मो वहाँ से चला जाता है। वही जुन्हो कहता है ये अभी भी अपने दादा की बात मानता है। नोया कहता है ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम्हें नहीं पता, जब ये जिद पर आ जाता है तो ये किसी की नहीं सुनता। जुन्हो कहता है वो सीख रहा है क्योंकि तुम उसे डांटते हो। वेल मुझे इतना तो पता है कि उसकी स्किल्स काफी अमेजिंग हो गई हैं। नोया कहता है हाँ पर अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। खैर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रहे, मतलब मैं यहाँ पर आया और मैं अभी तक जिंदा हूँ, क्या इससे खुश नहीं हो? नोया कहता है स्वागत और खुशी, सच बताऊं तो तुम पर काफी कुछ बीती है, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं है। जुन्हो कहता है शुक्र है कि तुम भी बिल्कुल पहले जैसे हो। वही नोया कहता है आखिरकार तुम वापस क्यों आए? जिसपे जुन्हो कहता है तो मैं क्या करता, जब तुमने मुझे आने के लिए कहा तो मैं मना कैसे करता? जिसपे नोया कहता है अरे मैं उसके लिए नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ड्योको से काफी कुछ सुना तो, बट फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम एज अ प्लेयर वापस क्यों आए? इसके बाद जुन्हो कहता है बताने से अच्छा मैं दिखाई देता हूँ। जुन्हो फ्रोस्ट क्वीन की स्किल्स को शो करना शुरू करता है और फिर नोया को सब कुछ बताता है। जिसके बाद नोया कहता है तो मतलब तुमने फ्रोस्ट क्वीन को हराया, उसके बाद उसका कोर तुम्हारे अंदर आ गया और तुम्हारे सभी टीममेट्स अब बर्फ में जमे हुए, पर अभी भी तुम उसे बचा सकते हो। जुन्हो कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, तो अब से हमें काफी मेहनत करनी होगी। वैसे तुम्हें अपना वादा तो याद ही होगा ना, तो अब हम दोनों को मिलकर उस वादे को पूरा करना होगा। नोया कहता है कौन सा वादा? मैंने वो वादा इंस्पेक्टर के साथ किया था, तुम्हारे जैसे किसी न्यूबी के साथ नहीं जिसका नाम सीओ जुन्हो हो। जो सुन के जुन्हो काफी हैरान होता है। नोया हंसते हुए कहता है मैं मजाक कर रहा था, फिक्र मत करो, वैसे भी काफी समय हो गया था किसी से ऐसे बात किए हुए। खैर तुमने मुझे जो करने के लिए कहा था मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। नोया एक सोर्ड को लेकर आता है और कहता है इसे चेक करके देखो, शायद तुम वो वादा भूल गए होगे पर मेरे पास अभी भी उस वादे से जुड़ी हुई हर एक याद है। हमारा वादा यही था कि मैं तुम्हारे लिए हथौड़ा उठाऊंगा और तुम मेरे लिए ये तलवार। जुन्हो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। नोया कहता है अरे छोड़ो, तुम बस ये वेपन चेक करके बताओ। जुन्हो जब उस वेपन को चेक करता है तो उसे वो वेपन काफी पसंद आता है, जिसके बाद वो उसकी काफी तारीफ भी करता है। जब जुन्हो उस वेपन को अपनी इन्वेंटरी में रखता है तो उसे उस वेपन का नाम पता चलता है जो कि है ब्लैक ड्रैगन फैंग, जो कि एक यूनिक आइटम है। जुन्हो कहता है सच में अभी भी तुम वैसे ही हो, तुम्हारी स्किल्स टॉप नॉच है। नोया कहता है तुम 25 साल पहले ऐसे बातें नहीं कर सकते थे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो इसका मतलब तुम मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो। इतना मक्खन मत लगाओ मुझे, मेरी स्किल्स पहले से बहुत बेटर हो गई हैं। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि मैं तो तुमसे भी बेटर हो गया हूँ। इधर वो दोनों बात कर ही रहे थे तब तक पाल्मो चाय लेकर आ भी जाता है। जुन्हो जब वो चाय पीता है तो वो कहता है ये चाय कितनी लाजवाब है, आखिरकार इसको बनाते कैसे हो तुम? जिसपे नोया कहता है तुम्हें लगता है मैं ऐसे ही बता दूंगा, अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें उस गेम में मुझे हराना होगा। जुन्हो कहता है ठीक है फिर बाद में, रोना मत। एंड देन वो दोनों जब गेम खेलना शुरू करते हैं तो नोया काफी भड़क जाता है क्योंकि वो हार जाता है। वही जुन्हो कहता है तो अब मैं जीत गया, शांत रहो और मुझे बताओ। नोया कहता है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही, पर तुम पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें सेकंड रेसेस के बारे में पता है? वो मॉन्स्टर्स जो कि 2 पैरों पर चलते हैं उन्हें हम इंसान के रूप में देखते हैं, पर वो अतीत में था। 25 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। जब से सेकंड फ्लोर ओपन हुआ तब से उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब उन्हें जाना जाता है एक अलग ही नाम से। वो अब इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट तक कर सकते हैं। जुन्हो कहता है तो मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? जिसपे नोया कहता है तुमने उस चाय के बारे में पूछा था ना, इसमें जिस चाय पत्ती का इस्तेमाल होता है उसे एल्फ्स ग्रो करते हैं, जो
जो कि बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है। जुनहो कहता है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है, क्या तुम सेकंड फ्लोर पर गए हो? नोया बताता है मैं एल्फ ट्राइब के लीडर से पहले मिल चुका हूँ, या तो फिर कहें कि वहाँ के एल्डर से। मुझे इसका क्लियरली तो नहीं पता, बट हाँ मैं मिल चुका हूँ। जुनहो कहता है तो इसका मतलब तुम सेकंड फ्लोर पर गए हो? नोया बताता है नहीं, एक्चुअली में वो खुद यहाँ पर आए थे। तुम्हें ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि सेकंड फ्लोर के क्रीचर्स नीचे भी आ सकते हैं। वैसे इसके बारे में किसी को बताना मत, ये टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। वो एल्फ काफी मिस्टीरियस था और उसके पास से काफी अजीब एनर्जी महसूस हो रही थी। इवन तो मैं जानता था कि मैं एक इंटेलिजेंट बीइंग से बात कर रहा हूँ, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने मदर नेचर से फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। और इस वक्त जो तुम मुझे ये अननोन बॉल दिखा रहे हो, इसे देखकर मुझे वैसी ही फीलिंग आ रही है। जोनो कहता है तो इसका मतलब ये अननोन बॉल एल्फ से रिलेटेड है। नोया कहता है अगर तुम जानना चाहते हो इसके बारे में तो किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर तुम एल्फ से मिल सकते हो, शायद वो इसमें तुम्हारी मदद करे। जोनो कहता है थैंक्स इसके लिए, मैं अपने सेक्रेटरी से कहूंगा कि क्या हम किसी तरीके से एल्फ से मिल सकते हैं। जुनहो वहाँ से जाने लगता है, जिस पे नोया कहता है अभी जा रहे हो, ज्यादा दूर मत जाना। जुनहो जब वहाँ से जा रहा होता है तो नोया का ग्रैंडसन आके उसे वो चाय बनाने की रेसिपी भी बताता है एंड वो चाय पत्ती भी देता है और कहता है मेरे दादाजी ने पहले से किसी का ध्यान नहीं रखा, जरूर तुम उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगे। जुनहो कहता है उनसे कहना कि अपना ध्यान रखे और ये भी कहना कि मैंने थैंक्स बोला है। जिसके बाद जुनहो वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त जब वो सियोन के साथ होता है तो वो सियोन से पूछता है डार्क एल्व्स के बारे में, जिसपे सियोन बताती है कि डार्क एल्व्स वो एल्व्स होते हैं जिन्होंने वर्ल्ड ट्री को धोखा दिया है। वो काफी खतरनाक होते हैं और अगर उनकी ताकत की बात की जाए तो उन्हें हराना काफी मुश्किल होता है। पर हाँ एक चीज अच्छी होती है कि अगर तुम थोड़े नसीब वाले होगे तो शायद तुम्हें उनके गाँव से कोई एलेक्सर मिल जाए। वैसे तो इंग्लैंड में एक गेट है जहाँ पर वो अपीयर हुए थे, उस गेट को वाइल्ड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसमें दिलचस्पी है? जुन्नो कहता है हाँ फिलहाल तो। सियोन बताती है कि च्योंगाई गिल्ड के कुछ मेंबर्स जो कि सिंडर फॉक्स के रेड में भी गए थे, वो भी उस गेट में जाने वाले हैं और भी दुनिया के कई सारे प्लेयर्स वहाँ पर जा रहे हैं। जुन्नो कहता है क्या पूरी दुनिया के प्लेयर्स? तो क्या हम उस गेट की लोकेशन जानते हैं? सियोन बताती है वो गेट ग्रंथम इंग्लैंड में एग्जिस्ट करता है और उस गेट का एक मोटिव है कि अगर कोई उस गेट के अंदर जाकर डार्क एल्व्स के ट्राइब के लीडर को मार दे तो वो गेट क्लियर हो जाएगा। पर उस गेट के अंदर वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो कि 20 से 30 लेवल के बीच में हो। और हाँ अगर तुम्हें किसी पार्टी के साथ जाना है तो मैं बता दूं कि वहाँ पर कम से कम 200 से भी ज्यादा लोग जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक फॉरेस्ट का सीन जहाँ पर इस वक्त कार्लसाइनर काफी भड़का हुआ था। वो कहता है आखिरकार वॉच डॉग्स भी अब नहीं रहे। वहीं उसके सामने वाली शैडो कहती है वेल ये सच्चाई है कि वॉच डॉग्स अब नहीं रहे क्योंकि मैं उनमें से किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो इसका एक ही मतलब है कि शायद से प्लेयर सियो जुनहो ने उन्हें ठिकाने लगा दिया। कार्लसाइनर सोचता है मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। नज़ेद होलो अपने डिसाइपल्स को एक खजाने के रूप में देखता है और वो सोर्ड सेंट भी इस वक्त मेरे पीछे पड़ा है। अगर ऐसी सब कुछ चलता रहा तो हम क्या करेंगे? कार्लसाइनर कहता है इन सब पे एसोसिएशन का क्या कहना है? जिसपे वो शैडो कहता है जब एसोसिएशन ने सियो जुनहो की रिपोर्ट को देखा तो उनका यही कहना है कि ये नामुमकिन है कि कोई न्यू भी वॉच डॉग्स को खत्म कर सकता है। वो दोनों बात कर रहे थे बट तभी अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही गेट ओपन होता है उन दोनों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि हम वहाँ पर देखते हैं एक मिस्टीरियस से बंदे को जो कहता है क्या तुम ही कार्लसाइनर हो? कार्लसाइनर वहीं घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है जी हाँ मास्टर नज़ेद होलो। नज़ेद कहता है मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी, क्या तुम श्योर हो कि जिसने मेरे डिसाइपल को मारा वो इंसान सियो जुनहो नाम से जाना जाता है? कार्लसाइनर कहता है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है पर मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। नज़ेद अचानक उस पर हमला कर देता है जिसके बाद कार्लसाइनर काफी दूर जाके गिरता है एंड इवन उसे ब्लीडिंग तक होने लगती है। नज़ेद कहता है तुम श्योर नहीं हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर यही जवाब सुनने के लिए आया हूँ? कार्लसाइनर कहता है मुझे सच में कुछ नहीं पता, कम से कम मुझे एक मौका दीजिए, मैं उसे पकड़कर आपके सामने लेकर आऊंगा। जो सुनने के बाद नज़ेद थोड़ा शांत होता है और कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें आधे साल का समय देता हूँ, इस समय में कैसे भी करके सियो जुनहो को मेरे पास लेकर आओ। कार्लसाइनर कहता है पर अगर मैं उसे सेकंड फ्लोर पर ले जाना चाहता हूँ तो कम से कम उसे लेवल 30 तक तो होना पड़ेगा, पर इस वक्त वो एक न्यूबी है तो मैं 6 महीनों में ही कैसे उसे वहाँ पर लेकर आऊंगा? नज़ेद कहता है गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना, इस वक्त तुम्हारी जान दांव पर लगी है तो कैसे भी करके तुम्हें उसे मेरे पास लेकर आना पड़ेगा। जिसके बाद ही नज़ेद वहाँ से चला जाता है। कार्लसाइनर कहता है जल्दी से किसी ऐसे को ढूंढो जो मेरा रास्ता दिखा सके। वो शैडो कहता है एक ऐसा जो तुम्हें रास्ता दिखा सके ताकि तुम फर्स्ट फ्लोर पर जा सको, क्या तुम सच में वहाँ पर जाना चाहते हो? कार्लसाइनर कहता है हाँ मैं सब कुछ पीछे छोड़ रहा हूँ, मैं खुद अब फर्स्ट फ्लोर पर जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्रंथम इंग्लैंड का सीन जहाँ पर अभी तक जुनहो पहुंच चुका है। जहाँ पहुंचने के बाद पहले वो एक होटल में जाता है और सोचता है कि जब हमारे पास सिस्टम आया तभी दुनिया में प्लेयर्स और गेट्स ये सब भी सामने आने लगे। उन गेट्स की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर प्लेयर्स जाते थे और साथ में उन गेट्स की डिफिकल्टी के ही अकॉर्डिंग उसके अंदर मॉन्स्टर रहते थे। तो अगर इस गेट के अंदर 200 लोग एंटर करने वाले हैं तो इसका मतलब ये गेट काफी कठिन होने वाला है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर मैं इन 200 लोगों में से हर एक को तो नहीं बचा पाऊंगा। तो इतना तो क्लियर है कि अब तक मैंने जितने गेट्स क्लियर किए उन सब में से ये बहुत ही डिफिकल्ट है। 4 दिनों बाद इंग्लैंड के ग्रंथम में
में वो गेट ओपन होता है जहाँ पर दुनिया के अलग अलग ताकतवर प्लेयर्स आए हुए होते हैं, जहाँ पर जुनहो भी पहुँच चुका है और अब वो सभी लोग तैयार हैं इस गेट के अंदर जाने के लिए, वो भी बिना ये जाने कि उनके सामने कौन सा खतरा होगा और क्या वो इसके अंदर से जीवित वापस आ पाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। बाकी तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए